तभी विद्युत ने उसके सीने पर जोरदार पंच मारा, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। हमें इन तीनों को मारना होगा, विद्युत ने शिवन्या और आलोक की तरफ देखते हुए कहा। उनमें से दो आदमी को फाइटिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उन्हें मारकर उन लोगों को ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलने वाले थे। तभी आलोक ने हिचकिचाते हुए उनके लीडर की तरफ देखा। अगर वो उनके लीडर को नहीं मारेगा तो उसे बैटल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। शिवन्या किसी की जान लेना नहीं चाहती थी, इसलिए वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। तभी अचानक आलोक ने उनके लीडर पर अटैक कर दिया और देखते ही देखते उसकी जान चली गई। शिवन्या को ना चाहते हुए भी उस आदमी को जान से मारना था, वरना वो भी बैटल पॉइंट्स इकट्ठा नहीं कर पाती। वैसे भी इन डाकुओं ने न जाने कितने बेगुनाह और निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाया था। अगर इन्हें यूं ही छोड़ दिया गया तो ये आगे चलकर न जाने और किस किस की जान लेंगे। तभी विद्युत ने शिवन्या की तरफ देखा और कहा, शिवन्या, तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो, घबराओ मत और बिना सोचे समझे इस पर अटैक कर दो। जैसे ही विद्युत ने यह कहा तो शिवन्या उस आदमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी कि तभी वो आदमी अपने हाथ जोड़ता हुआ बोला, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाद उनका ख्याल कौन रखेगा। ये बोलते हुए उस आदमी की आंखों में नमी थी। उसकी बात सुनकर शिवन्या का दिल सहम गया। जैसे ही शिवन्या का ध्यान भटका तो अचानक उस आदमी ने आगे बढ़कर शिवन्या का गला पकड़ लिया। शिवन्या को इसकी उम्मीद तक नहीं थी। अब वो उस आदमी की चाल को अच्छे से समझ गई थी। उसने शिवन्या का गला इतनी कसकर दबाया कि शिवन्या का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा था। विद्युत ने यह देखकर अपने हाथ की मुट्ठी बना ली और वो चाहता तो पल भर में उस आदमी की जान ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहता था कि ये काम शिवन्या खुद करे। इसके बाद उस आदमी ने शिवन्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मुझे मारोगी? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़की किसी की जान ले सकती है? अब मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बात सुनकर शिवन्या का खून खौलने लगा था। उसने अचानक स्पिरिचुअल विंड स्लाइस टेक्निक का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया। उस आदमी को कुछ सोचने समझने तक का मौका नहीं मिला। उसने शिवन्या की स्ट्रेंथ पर उंगली उठाने की हिम्मत भी कैसे की? माना वो एक लड़की है और वो किसी से कम नहीं थी। ये देखकर आलोक ने अपनी नजरें घुमा ली। उसने पहली बार किसी को इतनी बेरहमी से मरते हुए देखा था। लेकिन विद्युत के चेहरे पर इस वक्त हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन तीनों ने अपने अपने अपोनेंट को मार दिया था। उन्होंने अपनी पहली जंग जीत ली थी, जिससे शिवन्या और आलोक को बहुत कुछ सीखने को मिला था। अब वो लोग उसी एरिया में रहकर पहरेदारी करने वाले थे। इस बार उन तीनों ने अपनी अपनी पोजीशंस बदल ली। जैसे जैसे शाम ढली तो देखते ही देखते उन्होंने करीब 7 और डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया। अब धीरे धीरे आलोक और शिवन्या की फाइटिंग स्किल्स पहले से बेहतर होती जा रही थी। और तो और वो तीनों अब एक टीम बनकर अपने दुश्मनों से लड़ रहे थे। उन 7 को मारने के बाद विद्युत ने अपना सिर हिलाते हुए शिवन्या और आलोक से कहा, मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ और कोई डाकू मिलने वाला है। हमें उस घाटी की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है वहीं उन लोगों का अड्डा है जहाँ ये सब एक साथ रहते हैं। जरूर वहां अब भी और लोग मौजूद होंगे। विद्युत ने इतना कहने के बाद शिवन्या और आलोक को आगे का प्लान समझा दिया। प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले उन्हें आसपास की एरिया में होने वाली हलचल के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी थी। ये काम विद्युत ने अपने हाथों करना ही बेहतर समझा, क्योंकि वो अपनी शक्तियों से दूर दूर तक देख सकता था। और तो और वो तीरंदाजी में भी माहिर था। और तो और वो ये काम चुटकियों में कर सकता था। मेरे पीछे आओ, विद्युत ने उस घाटी के आसपास छानबीन करने के बाद कहा, और फिर वो शिवन्या और आलोक के साथ आगे बढ़ने लगा। विद्युत बड़ी ही चालाकी से उन रास्तों का इस्तेमाल कर रहा था जहां उन्हें कोई देख ना पाए। रास्ते में एक भी डाकू ना मिलने पर आलोक को लगने लगा मानो शायद उन्होंने इस एरिया के सभी डाकुओं को मार दिया है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो तीनों एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गए। वहां एक छोटा सा मकान था। उसके नजदीक ही एक छोटी सी गुफा भी थी। ये देखकर विद्युत ने कहा, वो देखो, वहां उस घर में जरूर डाकू होंगे और वहां पर एक गुफा भी है।
वो जरूर इनके छुपने की जगह होगी। क्या हम दोबारा छुप कर उन लोगों पर हमला करने वाले हैं? आलोक हंसते हुए बोला। वैसे विद्युत, वहां कितने लोग हैं और वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है या नहीं? अब आलोक का कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ चुका था। वो उन डाकुओं को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसे यकीन था कि ये लड़ाई वो तीनों ही जीतेंगे। तभी विद्युत ने कहा, वैसे तो वहां करीब 11 लोग हैं, जिनमें से 3 काफी स्ट्रांग है, लेकिन बाकियों को मारने के लिए भी हमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विद्युत की बात सुनकर आलोक झट से बोला, क्या कहा तुमने? 11 लोग? मुझे तो लगा था वहां सिर्फ 2-4 डाकू ही होंगे। विद्युत, हम 3 और वो 11, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुम क्यों मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने की सोच रहे हो? हमें यहां से चलना चाहिए। आलोक 2-4 डाकुओं से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग अकेले 11 डाकुओं की फौज का सामना कर पाएंगे। आलोक इस वक्त काफी घबरा गया था। उसे विद्युत और उसके प्लान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल पड़ने लगी थी। आलोक ने सोचा नहीं था कि विद्युत उन्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देगा जहां उनका सामना इतने सारे डाकुओं से होगा। इतना ही नहीं, बल्कि उन 11 डाकुओं में से 3 की स्ट्रेंथ को आलोक, शिवन्या और विद्युत की स्ट्रेंथ से कंपेयर किया जा सकता था। उनके लिए उन तीनों को ही हराना मुश्किल था। तो फिर भला वो लोग बाकियों के साथ फाइट कैसे कर पाते? शिवन्या भी इस वक्त शॉक में थी, इसलिए उसने विद्युत की तरफ देखते हुए कहा, विद्युत, इसमें बहुत खतरा है। क्या तुम सचमुच ही करना चाहते हो? पिछले कुछ डाकुओं का सामना करने के बाद उन्हें पता चल चुका था कि वो लोग कितने चालाक हैं। वो जिंदा रहने के लिए कैसी कैसी ट्रिक्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी मानो तो यहाँ से वापस चलो, हम अभी यहाँ से भाग चलते हैं, हमारे पास अभी वक्त है। आलोक ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा। उसका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। वो उन डाकुओं का सामना नहीं करना चाहता था। आलोक को इस तरह घबराते हुए देखकर बेचारी शिवन्या भी घबरा गई और विद्युत का हाथ पकड़ते हुए बोली, विद्युत, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए? तुमने ही पूरे इलाके की जांच की थी, तुम्हें अच्छे से पता था कि यहाँ पर इतने सारे डाकू हैं। तभी विद्युत उन दोनों को समझाते हुए बोला, मैं मानता हूं कि यहाँ पर डाकुओं का झुंड इकट्ठा है, लेकिन वो लोग एक साथ नहीं है। तुम्हें बस मेरे प्लान के मुताबिक चलना होगा और फिर हम इन सभी को एक एक करके मार देंगे। विद्युत इस वक्त बड़े ही प्यार से शिवन्या और आलोक को समझा रहा था कि तभी आलोक ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं यहां से जा रहा हूं। उसके इतना कहते ही नजर अचानक वहां बनी खिड़की पर पड़ी। उन्हें एक आदमी की परछाई दिखाई दी। तभी उस डाकू ने अपने साथी से कहा, हमारे साथी न जाने अब तक वापस क्यों नहीं आए, वो लोग हमेशा वक्त पर वापस पहुंच जाते हैं। उसकी बात सुनकर वहां बैठे अधेड़ उम्र के आदमी ने गहरी आवाज में कहा, उन्हें गए 2 घंटे हो चुके हैं। अगर वो लोग अब तक नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि वो लोग कभी वापस नहीं आने वाले। सब लोग चौकन्ने हो जाओ, मुझे लगता है हमारे कुछ साथी मर चुके हैं, उन्हें मारने वाला यहां जरूर आएगा। वो आदमी आगे बोला। विद्युत, शिवन्या और आलोक उनकी बातें साफ साफ सुन पा रहे थे। तभी विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अब हम वापस जा सकते हैं, तो मेरे प्लान को ध्यान से सुनो। विद्युत की बात सुनकर आलोक ने अपने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। वो इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। वो समझ गया था कि विद्युत ये सब जानबूझकर कर रहा था। ठीक है विद्युत, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, शिवन्या ने विद्युत की आंखों में देखते हुए कहा। उसे शुरुआत से ही विद्युत पर भरोसा था। शिवन्या का कॉन्फिडेंस देखकर आलोक को खुद पर शर्म आने लगी थी। अगर एक लड़की होकर शिवन्या उन डाकुओं से लड़ने के लिए तैयार थी, तो फिर आलोक ब्राउन बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर होकर पीछे कैसे हट सकता था? मैं भी तुम्हारे साथ हूं, आलोक ने ढीली आवाज में कहा। अब वो तीनों एक साथ मिलकर अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे, इसलिए विद्युत ने उन्हें प्लान समझाते हुए कहा, फिलहाल तो तुम दोनों बाकी कमजोर डाकुओं पर अटैक करना। वो 3 जो सबसे स्ट्रांग हैं, उनके साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो काफी स्ट्रांग है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग उससे अकेले फाइट करो। तो हमें वहां पहुंचकर करना क्या है? आलोक ने झट से पूछा। फिक्र मत करो,
तुम दोनों को सपोर्ट करने के लिए मैं तुम दोनों के पीछे ही रहूंगा, विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आलोक ने माथे पर हाथ मारते हुए मन ही मन कहा, फिर से नहीं यार, मुझे पता था ये विद्युत फिर से हम दोनों को लड़ाई में आगे कर देगा और खुद पीछे खड़ा होकर तमाशा देखेगा। आलोक को लग रहा था कि इस बार भी विद्युत दूर खड़ा होकर उन दोनों को फाइट करते हुए देखेगा और उनकी कोई मदद नहीं करेगा। अब आलोक के मन में नए नए ख्याल आने लगे थे। वो मन ही मन सोच रहा था कि फाइट के दौरान अगर वो लोग हम पर भारी पड़ने लगे तो विद्युत उन्हें अकेला छोड़कर भाग जाएगा, या फिर वो उनकी फाइट के दौरान कोई मदद नहीं करेगा जैसा कि उसने पहले किया था। क्या आलोक जैसा सोच रहा था वो सच था? क्या विद्युत सचमुच उनकी मदद नहीं करेगा? क्या वो तीनों 11 डाकुओं का सामना कर पाएंगे? अब विद्युत उन दोनों को प्लान के बारे में बताने लगा। अपना प्लान समझाने के बाद विद्युत ने आलोक से कहा, जाओ आगे बढ़ो। ये सुनकर आलोक के पास अब अपने दुश्मनों की तरफ बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो मन ही मन विद्युत को कोस रहा था। अब धीरे धीरे आलोक और शिवन्या उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आहट सुनकर एक डाकू चौकन्ना होते हुए बोला, कौन है वहां? सामने आओ। इसके बाद उसके दूसरे साथी ने कहा, हम पर अटैक होने वाला है, सब लोग अपने हथियार निकाल लो। ये सुनकर शिवन्या और आलोक ने उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। विद्युत के प्लान के मुताबिक उन्हें अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन सबको मारना था। जितना जल्दी वो उन कमजोर डाकुओं को मारकर आगे बढ़ेंगे उतना ही उनके जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर तीनों स्ट्रॉन्ग डाकू वहां पहले पहुंच गए तो उनके लिए उन्हें मारना मुश्किल हो जाएगा। इतने प्रेशर की वजह से आलोक और शिवन्या अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मनों पर अटैक कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने उनके 2 आदमियों को मार गिराया। यहाँ विद्युत उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा अपने तीर से निशाना लगा रहा था। उसने एक डाकू पर अपने तीर से हमला करके उसे मार दिया। वो शिवन्या पर पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने शेर की गुफा में कदम रख दिया है, तुम लोग अब यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। एक भारी भरकम अधेड़ उम्र का आदमी कमरे से बाहर आया और बोला। उसके साथ 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स भी थे। उन्हें देखकर आलोक और शिवन्या थोड़ा घबरा गए। वो आदमी दिखने में बहुत ही पावरफुल लग रहा था। तभी विद्युत ने हवा में लगातार तीर चलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते तीर उस अधेड़ उम्र के आदमी और उसके बॉडीगार्ड्स की तरफ बढ़ रहे थे। अब विद्युत उस गोल्डन तीर कमान की तरफ देखते हुए बोला, पंकज सर ने मुझे सचमुच बहुत ही स्ट्रॉन्ग तीर कमान दिया है। इसके साथ तो मुझे अपनी इनर स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। विद्युत के चेहरे पर इस वक्त हल्की सी मुस्कुराहट थी। यहाँ खतरा देखकर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी तलवार से उस तीर के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन उसके दोनों बॉडीगार्ड्स को हल्की सी चोट आई थी। विद्युत एक एक करके बड़ी आसानी से उनके साथियों को मार रहा था। विद्युत आलोक और शिवन्या को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था ताकि उन्हें फाइट के दौरान कोई मुश्किल ना आए। ये देखकर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, इस लड़का लड़की को तुम लोग संभालो, मैं उस तीरंदाज को पकड़ता हूं। ये आदमी उनका लीडर था। वो पलक झपकते ही जान गया था कि उन्हें विद्युत से खतरा है। विद्युत ने एक बार फिर तीर कमान निकाला और उस अधेड़ उम्र के आदमी और उसके साथियों पर हमला करने लगा, लेकिन इस बार फिर उनके लीडर ने अटैक को ब्लॉक कर लिया। वो जब तक विद्युत के पास पहुंचा तो उसके बहुत से साथी मारे जा चुके थे। अब वहां सिर्फ करीब 5 डाकू ही बचे थे। यहां शिवन्या और आलोक फाइट करते हुए थक चुके थे कि तभी एक डाकू अपने हाथ में तलवार लिए उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। यहाँ उनका लीडर अपनी पूरी ताकत से विद्युत पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। विद्युत ने खुद को उस पर हमला करने के लिए अपनी तीर कमान को उठाया और मेटल वॉल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा, जिसकी वजह से वो लीडर विद्युत पर अटैक करते ही कुछ कदम पीछे हट गया। अब विद्युत लगातार अपने तीर से उस पर अटैक कर रहा था। विद्युत का अटैक देखकर वो समझ गया कि इस बार उसका सामना एक स्ट्रॉन्ग तीरंदाज से हुआ है। लीडर के चेहरे पर हल्का सा डर देखकर विद्युत मुस्कुराने लगा
और फिर उसने हवा में उछलते हुए अपनी पीठ से एक तीर निकालकर एक डाकू पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही उसका तीर आलोक के सामने खड़े आदमी के सीने पर जाकर लगा, जिसकी वजह से वो तड़प तड़प कर मर गया। विद्युत की स्किल्स कमाल की थी। आलोक और शिवन्या वहीं मौजूद थे। वहां सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन फिर भी विद्युत की वजह से उसके साथियों को खरोच तक नहीं आई थी। अब आलोक और शिवन्या के सामने 4 डाकू बचे थे, जिनमें से 2 लीडर के बॉडीगार्ड्स थे और वो बहुत ही स्ट्रांग भी थे। उनका लीडर भी विद्युत पर लगातार अटैक कर रहा था, इसलिए अब वो शिवन्या और आलोक की और मदद नहीं कर सकता था। आलोक और शिवन्या को 2 डाकुओं से लड़ने में मुश्किल होने लगी थी, लेकिन अगर वो अभी खुद से ताकतवर अपोनेंट से फाइट नहीं करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर अटैक कर रहे थे। देखते ही देखते आलोक और शिवन्या ने उनके 2 और साथियों को मार गिराया। अब उनका सामना उन 2 बॉडीगार्ड से होने वाला था। वो बॉडीगार्ड्स जल्द से जल्द अपने लीडर के पास पहुंचना चाहते थे। तभी विद्युत ने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहा, स्टार फिंगर टेक्निक। उसने अपने तीर कमान को एक तरफ रख दिया और हवा में अपने हाथ को गोल गोल घुमाने लगा। इसके साथ ही विद्युत ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मेटल वॉल टेक्निक का भी इस्तेमाल किया। यहाँ दूसरी तरफ उस अधेड़ उम्र के डाकू को पूरा भरोसा था कि उसके साथी जल्द से जल्द शिवन्या और आलोक का खात्मा करके उसकी मदद करने वहां पहुंच जाएंगे। अचानक विद्युत ने 1 लाइन स्टार फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस अधेड़ उम्र के आदमी पर हमला कर दिया था। वो आदमी विद्युत का अटैक सहते हुए उस पर अपनी पूरी ताकत से वार कर रहा था। उसने ऐसी न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी और अपने अपोनेंट को मार गिराया था। उसे यकीन था कि वो विद्युत को भी जान से मार देगा, ताकि वो फिर से भोले भाले लोगों को दोबारा नुकसान पहुंचा सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस बार उसका सामना विद्युत जैसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट प्लेयर से हुआ था, जो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। मरने के लिए तैयार हो जाओ, उस आदमी ने विद्युत की तरफ बढ़ते हुए कहा। ये सुनकर अचानक विद्युत की आंखें चमकने लगी। करीब 10 अटैक्स के बाद विद्युत को उस आदमी में खामियां नजर आने लगी थी। हैया! अचानक विद्युत ने अपनी 1 लाइन स्टार फिंगर और इनर स्ट्रेंथ से उस पर अटैक किया और देखते ही देखते उस आदमी को अपनी सीने में एक दर्द महसूस होने लगा, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विद्युत की तरफ ही देख रहा था। देखते ही देखते उसकी सांसें रुकने लगीं और वो तड़प तड़प कर मर गया। विद्युत की स्टार फिंगर टेक्निक ने पलक झपकते ही उसकी जान ले ली थी। भले ही वो दिखने में बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वो और उसके साथी विद्युत की टीम के सामने टिक नहीं पाए। लीडर को फाइट करता हुआ देखकर विद्युत समझ गया था कि वो कोई मामूली डाकू नहीं था। उसे भी मार्शल आर्ट की कई टेक्निक्स आती थी। यहां आलोक और शिवन्या ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मिलकर दोनों बॉडीगार्ड्स को एक एक करके मार दिया। तभी विद्युत की नजर वहां से बचकर भागते हुए एक डाकू पर पड़ी। उसने झट से अपना तीर कमान उठाया और उस पर निशाना लगा दिया। तीर लगने की वजह से वो आदमी भी मर गया। इसके बाद विद्युत मन ही मन बोला, ये लोग जितना मैंने सोचा था उससे भी कई गुना स्ट्रांग थे। यहाँ शिवन्या और आलोक भी फाइट करते करते थक चुके थे, जिसकी वजह से वो जमीन पर बैठ गए। अपने सभी दुश्मनों को जमीन पर पड़ा देखकर उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी। उन तीनों ने मिलकर 11 डाकुओं के ग्रुप को बड़ी आसानी से मार गिराया था। शुरुआत में शिवन्या और आलोक दोनों ही घबरा रहे थे, लेकिन अब जंग जीतने की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वो दोनों अपनी चमकती हुई आंखों से विद्युत को देख रहे थे। वो जानते थे कि अगर विद्युत उनके साथ नहीं होता तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। उसने उन दोनों को बहुत सपोर्ट किया था। यहाँ वो तीनों अपनी जीत पर खुश हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से पेड़ के पीछे एक आदमी छुपकर इन तीनों को देखते हुए फोन पर बोला, वो सिर्फ 3 लोग हैं। इन्होंने 11 लोगों को मार दिया है और तो और इन्होंने लीडर को भी मार दिया। फाइट खत्म होने के बाद वो तीनों उसी जगह पर रुककर थोड़ी देर आराम करने लगे। शिवन्या और आलोक को फाइट के दौरान छोटी मोटी चोट आई थी। एक विद्युत ही था जिसके शरीर पर खरोंच का नामो निशान नहीं था।
जिससे वो दोनों जान चुके थे कि विद्युत और उनके बीच कितना बड़ा फासला है। उन्हें विद्युत जैसा बनने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। वो सब विद्युत की तीरंदाजी से हैरान थे। आलोक को यकीन नहीं हो रहा था विद्युत का निशाना इतना पक्का होगा। उसे अब विद्युत की असली स्ट्रेंथ का अंदाजा हो गया था। भले ही विद्युत ने उन लोगों के लीडर को मारा था, लेकिन वो मेन लीडर नहीं था, इसलिए उसे मारने के विद्युत को 5 बैटल पॉइंट्स ही मिलने वाले थे। शुरुआत में विद्युत के पास करीब 5 बैटल पॉइंट्स थे, लेकिन अब उसके बैटल पॉइंट्स 20 तक पहुंच चुके थे। करीब आधे घंटे बाद विद्युत ने टीम का लीडर होने के नाते शिवन्या और आलोक को ऑर्डर देते हुए कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ ज्यादा देर रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। हाँ, विद्युत बिल्कुल ठीक कह रहा है, आलोक ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, और फिर वो तीनों वहां से चले गए। उनके जाने के करीब 2 घंटे बाद 3 काले कपड़े पहने हुए आदमी उस पत्थर के बने घर के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने जैसे ही अपने साथियों की लाश देखी तो वो लोग दंग रह गए। सरकार, 11 आदमी मारे जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर को तीर से मारा गया है। उनमें से एक आदमी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, आखिर मेरे एरिया में घुसने की हिम्मत किसने की, जिसने मेरे आदमियों का ये हाल किया? अचानक उनके साथ मौजूद एक आदमी ने गुस्से में अपना हाथ हवा में घुमाया और कहा। उसने जैसे ही गुस्से में अपना पैर जमीन पर मारा तो वहां चारों तरफ धूल उड़ने लगी। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डाकुओं का लीडर था। इतना ही नहीं, बल्कि वो एक मार्शल आर्ट प्लेयर भी रह चुका था। उसकी स्ट्रेंथ को विद्युत की पुरानी एकेडमी के जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवरों से कंपेयर किया जा सकता था। यहाँ विद्युत, शिवन्या और आलोक इस बात से अनजान थे। उन्होंने एक खूंखार शेर को ललकार दिया था। वो तीनों इस वक्त अपनी जीत की खुशी मना रहे थे। अब उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था। लेकिन क्या डाकुओं के लीडर से पंगा लेकर उन्होंने ठीक किया था? क्या होगा जब उनका सामना इतने ताकतवर डाकू से होगा? क्या वो इन डाकुओं का खात्मा करने में कामयाब रहेंगे? उन डाकुओं का सबसे बड़ा लीडर इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। अपने साथियों की मौत के बाद वो उनकी जान लेने वालों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहता था। इसलिए उसने अपने बगल में खड़े 2 आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, जितना जल्दी हो सके उन्हें पकड़कर मेरे सामने ले आओ। उन्होंने जितनी बेरहमी से मेरे आदमियों को मारा है, मैं उन्हें उससे भी बुरी मौत दूंगा। उसकी बात सुनकर उसके दोनों आदमी वहां से चले गए। यहाँ ईगल एकेडमी के सभी मार्शल आर्ट प्लेयर्स एक एक करके अपनी टीम के साथ उन डाकुओं का खात्मा कर रहे थे। ट्रेनिंग ग्रुप में सभी मार्शल आर्ट प्लेयर्स को बेहतरीन से बेहतरीन मार्शल आर्ट टेक्निक्स आती थी। वो सब बहुत ही होनहार और टैलेंटेड थे। ऐसी सिचुएशंस का सामना करने से वो सब और स्ट्रांग बन जाएंगे। उन्हें फ्यूचर में ऐसी ही मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ वहां कदम कदम पर खतरा भी था। सब लोग अपने अपने बैटल पॉइंट्स काउंट कर रहे थे। देखते ही देखते अंधेरा होने लगा। विद्युत तो अंधेरे में सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था, लेकिन शिवन्या और आलोक के पास उसके जैसी शक्तियां नहीं थी। और तो और वो दोनों काफी थक चुके थे। इसलिए विद्युत ने डिसाइड किया कि वो लोग अब और छुपकर डाकुओं पर अटैक नहीं करेंगे। उन्होंने एक सेफ जगह ढूंढकर वहां आराम करने का फैसला किया। पहला दिन बीत चुका था, जिसमें सभी प्लेयर्स ने बहुत ही बहादुरी के साथ डाकुओं का सामना किया था। अगले दिन सूरज की तेज किरणें शिवन्या के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी और फिर उसकी नींद खुल गई। जैसे ही सुबह हुई तो वो सभी टीम्स अपने अपने मिशन पर निकल पड़ी। वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो उनका सामना सिर्फ 1 या 2 डाकू से हो रहा था। वक्त अब बीतता जा रहा था। तभी विद्युत इरिटेट होते हुए बोला, सारे डाकू कहां चले गए? आखिर यहां हो क्या रहा है? विद्युत को दाल में कुछ काला लग रहा था। उन्होंने बहुत देर तक डाकुओं के झुंड को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। आखिर में इधर उधर घूमते हुए वो दूसरे टीम मेंबर्स से जा टकराए। तभी आलोक ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है दूसरी टीम ने सब डाकुओं को मार दिया है। जो जिंदा रह गया है वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुपे होंगे।
विद्युत भी आलोक की बात से सहमत था। अगर उन्होंने खुद को पहाड़ों में छुपा लिया होगा तो विद्युत के लिए उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो उन्हें अपनी शक्तियों से भी ढूंढ नहीं पाएगा। हमें और गहराई में जाना होगा, तभी हमें कुछ फायदा होगा, विद्युत ने सोचते हुए कहा। इतना कहकर उसने फ्लोइंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते वो सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वो आसपास के एरिया की जांच कर रहा था। काफी देर तक इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद अचानक विद्युत को करीब 10 मील की दूरी पर आसमान में धुआं नजर आया। विद्युत धुएं को देखकर समझ गया कि जरूर अकेडमी के प्लेयर्स खतरे में हैं। वो झट से नीचे आया और बोला, मैंने वहां खतरे का सिग्नल देखा, वो लोग मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर शिवन्या झट से बोली, जरूर ये इमरजेंसी सिग्नल होगा, हमारी अकेडमी की दूसरी टीम मुश्किल में है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, आलोक ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा। चलो जल्दी उनकी मदद करने के लिए वहां चलते हैं। विद्युत इतना कहकर अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। विद्युत जैसे ही थोड़ा नजदीक पहुंचा तो उसने अपनी चमकती हुई आंखों से देखा कि इस वक्त अंगद और उसके साथी मुश्किल में है। उसकी नजर वहां मौजूद 15 डाकुओं पर पड़ी। उन डाकुओं ने अंगद और उसकी टीम को चारों तरफ से घेर लिया था। सभी डाकुओं ने अपने हाथों में बहुत ही खतरनाक हथियार पकड़े हुए थे। वो सब दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। देखते ही देखते उनके बीच फाइट शुरू हो गई। वो लोग इतने ताकतवर थे कि अंगद के टीम मेंबर्स उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे कि तभी दूसरी टीम्स भी वहां उनकी मदद करने के लिए पहुंच गई। लेकिन तभी 3 से 4 डाकू पेड़ों के पीछे छुपकर अपने तीर से उन पर अटैक करने लगे। वो लोग वहां पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके तीर से अकेडमी के कई मार्शल आर्ट प्लेयर्स को गहरी चोट आई थी। यहां अंगद अपनी पूरी ताकत के साथ उन डाकुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। क्लाउड स्विंग फिस्ट टेक्निक, अंगद ने कहा। उसने इस वक्त अपनी हाई लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक का उसके पीक लेवल पर इस्तेमाल किया था। लेकिन तभी अचानक दूसरे डाकू ने उस पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से अंगद का ध्यान भटक गया और वो उन्हें मार नहीं पाया। अब शिवन्या, आलोक उनके काफी नजदीक पहुंच चुके थे। विद्युत अब भी दूर खड़ा हुआ था। वो उन लोगों पर दूर से निशाना लगाने वाला था। उन्हें देखकर एक डाकू ने कहा, इनके साथी हमारी ओर ही बढ़ रहे हैं। विद्युत ने अपनी शक्तियों से उन सब की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा लिया था। उसने कुछ दूर पर खड़े होकर अपना तीर कमान निकाला और लगातार पेड़ के पीछे छुपे हुए डाकुओं पर अटैक करने लगा, ताकि अंगद और उसकी टीम को संभलने का मौका मिल जाए। तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा पाओगे, एक डाकू ने कहा। वो लोग आपस में बुरी तरह फाइट कर रहे थे। अब विद्युत और उसकी टीम के आने से उन्हें काफी राहत मिली थी। धीरे धीरे प्लेयर्स का पलड़ा भारी होता जा रहा था। तुम लोग हमसे जीत नहीं पाओगे, अंगद की टीम के एक प्लेयर ने कहा। तभी उन्हें एक झाड़ियों के पीछे से एक रौबदार आवाज सुनाई दी, तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह आवाज इतनी दमदार थी कि सभी मार्शल आर्ट प्लेयर्स के दिल की धड़कनें बढ़ गई और वो उन झाड़ियों की तरफ देखने लगे। वो आदमी जैसे ही सबके सामने आया तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी एक आंख नकली थी। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा चोट का निशान था। ये देखने में काफी भयानक लग रहा था। उस आदमी ने अपनी एक आंख पर काला कपड़ा पहना हुआ था। उसे देखकर अंगद के कदम अपनी जगह पर जम से गए और वो धीमी आवाज में बड़बड़ाया, ये जरूर इस एरिया का लीडर होगा। एक आंख वाला आदमी अपनी पूरी रफ्तार के साथ अंगद और उसकी टीम की तरफ बढ़ रहा था। उसने हवा में उड़कर अंगद को एक जोरदार पंच मारा। सब लोग बचो, अंगद ने कहा। अंगद इतना पावरफुल था कि उसने उस लीडर के अटैक को झेल लिया। ये देखकर उस लीडर ने गुस्से में आकर एक बार फिर अपने पैर को जोर से जमीन पर मारा, जिसकी वजह से आसपास धूल उड़ने लगी। इससे अंगद और सौरभ कुछ कदम पीछे हट गए। उस आदमी ने सबसे पहले अंगद पर वार किया था। अंगद अपनी पूरी ताकत के साथ उसका सामना कर रहा था, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, क्योंकि डाकुओं के इस लीडर को बहुत सी पावरफुल टेक्निक्स आती थी। अंगद के हारने के बाद बेचारे सौरभ के साथ भी ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते वो दोनों जमीन पर जा गिरे। अंगद और सौरभ अकेडमी के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में से एक थे, लेकिन फिर भी
वो उस डाकुओं के लीडर के सामने टिक नहीं पाए। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी मार्शल आर्ट प्लेयर्स के लिए इतने स्ट्रांग आदमी का सामना करना मुश्किल था। तभी अंगद ने मदद मांगते हुए विद्युत और उसकी टीम से कहा, विद्युत, हमारी मदद करो। अब सभी विद्युत और बाकी स्ट्रांग मार्शल आर्ट प्लेयर्स के साथ डाकुओं के लीडर का सामना करने के लिए खड़े हो गए। इस बार विद्युत ने अपना तीर कमान उठाया और अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ के साथ उस एक आंख वाले लीडर पर अटैक कर दिया। इल्यूजन विंड ब्लेड टेक्निक, विद्युत ने कहा। इसके साथ ही दूसरी टीम के मार्शल आर्ट प्लेयर ने हाई लेवल टेक्निक का इस्तेमाल किया और उस आदमी पर अटैक करते हुए कहा, क्लाउड शैटरिंग फिस्ट टेक्निक। अंगद भी इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहा, क्लाउड शैटरिंग फिस्ट टेक्निक। तभी उसके बगल में खड़े सौरभ ने अपनी तलवार से उस लीडर पर अटैक कर दिया। अब सब एक टीम बनकर उस आदमी पर अटैक कर रहे थे। वो आदमी भी कुछ कम नहीं था, लेकिन इतने स्ट्रांग प्लेयर्स को देखकर वो मन ही मन बड़बड़ाया, आखिर ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे? इन्हें हमारे बारे में पता कैसे चला? उसे सभी मार्शल आर्ट टेक्निक्स के बारे में अच्छी तरह से पता था। उसे तो ये भी पता था कि वो इन अटैक से कैसे बच सकता है। इसलिए उसने अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने विद्युत के तीर से खुद को बचाते हुए कहा, भैया, और देखते ही देखते विद्युत का तीर 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गया। एक एक करके उसने सभी मार्शल आर्ट प्लेयर्स के अटैक्स को ब्लॉक कर लिया। ये देखकर विद्युत हैरान होते हुए बोला, ये तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने सोचा नहीं था कि इस डाकू को मार्शल आर्ट की टेक्निक्स भी आती होंगी। खुशकिस्मती से वो लोग एक टीम बनकर उसका सामना कर रहे थे। अगर उन्होंने अकेले उस पर अटैक किया होता तो अब तक उनमें से किसी एक मार्शल आर्ट प्लेयर की जान चली गई होती। फिलहाल तो सिर्फ अंगद और सौरभ को गहरी चोट आई थी। वो लोग इस वक्त दर्द से करहा रहे थे। उनमें से सिर्फ एक विद्युत ही था जो इस वक्त उस आदमी पर दूर से अटैक कर रहा था। उसने एक बार फिर अपना तीर उठाया और उस आदमी पर अटैक करने लगा, लेकिन इस बार फिर उस आदमी ने खुद को विद्युत के अटैक से बचा लिया और वो अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए बोला, तुमने ही मेरे साथियों को वहां घाटी के पास मारा था। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसका बस चलता तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सबसे पहले विद्युत को जान से मारता, लेकिन अभी वो प्लेयर्स से घिरा हुआ था। उसकी बात सुनते ही विद्युत हंसते हुए बोला, हाँ, वो मैं ही हूं जिसने तुम्हारे साथियों को इतनी बेरहमी से मारा था। तुम लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जाओ। सब लोग इस पर एक साथ अटैक कर दो। अचानक उस एक आंख वाले आदमी ने कहा और देखते ही देखते उसके सभी साथी विद्युत की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगे। लेकिन तभी विद्युत ने झट से लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल किया और उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। तुम ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे, डाकुओं का लीडर हंसते हुए बोला। उसे भी फ्लोटिंग फेरी टेक्निक आती थी और उसकी रफ्तार विद्युत से कई गुना तेज थी। क्या विद्युत इस लीडर के सामने टिक पाएगा? क्या यही सब डाकुओं का लीडर था या फिर ये सब एक मोहरा थे और प्लेयर्स को अभी मेन लीडर का सामना करना था? डाकुओं के उस लीडर ने विद्युत का पीछा करते हुए उस पर अटैक कर दिया और कहा, माउंटेन पाम टेक्निक। अचानक उसके हाथ से निकलती हुई रोशनी सीधा विद्युत की तरफ बढ़ने लगी। उस आदमी की स्ट्रेंथ को विद्युत की स्ट्रेंथ से कंपेयर किया जा सकता था। वो लगातार अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए विद्युत पर अटैक कर रहा था, लेकिन विद्युत भी कोई मामूली लड़का नहीं था। तभी विद्युत ने मिस्टीरियस विंड पाम टेक्निक का इस्तेमाल किया। वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हवा में उछलने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उस जंगल वाली लड़की का चेहरा आ गया। विद्युत ने एक गहरी सांस ली और देखते ही देखते उसके हाथों से एक तेज रोशनी निकलने लगी। वो दोनों रोशनियां जैसे ही आपस में टकराई तो वहां एक जोरदार आवाज आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते विद्युत हवा में गायब सा हो गया
वो अब उस एक आंख वाले आदमी की पकड़ से बहुत दूर जा चुका था। ये देखकर उस आदमी ने हैरान होते हुए कहा, ये इसने कैसे किया? विद्युत की मिस्टीरियस स्प्रिंट पाम टेक्निक पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी। भले ही वो अभी तक इसे पूरी तरह सीख नहीं पाया था, लेकिन उसने जंगल में मौजूद लड़की की स्किल्स देखकर जितना कुछ भी सीखा था वो फाइट के दौरान इस्तेमाल करने के लिए काफी था। वैसे तो मिस्टीरियस विंड पाम स्टार फिंगर जितना स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पर विद्युत इसे इस्तेमाल करते हुए मेटल वॉल टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसकी शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। वो मेटल वॉल टेक्निक के 5वें लेवल तक पहुंच चुका था। विद्युत को इतनी बहादुरी से फाइट करता हुआ देखकर बाकी प्लेयर्स के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो लोग इस वक्त बहुत खुश थे। खुद से ताकतवर इंसान के साथ फाइट करना और उसके अटैक को झेल पाना विद्युत और वहां मौजूद प्लेयर्स के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। वो सब विद्युत की परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। अब सबके अंदर एक जुनून सा नजर आने लगा था। वो सब लोग विद्युत की मदद करने के लिए एकजुट होकर उन डाकुओं का सामना कर रहे थे। उनकी मदद से विद्युत ने एक बार फिर अपना तीर कमान उठा लिया। दोगुनी दूर पर खड़े रहकर भी अपनी चमकती हुई आंखों की मदद से उस लीडर पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। उस आदमी ने विद्युत के अटैक से खुद को बचाने के लिए अपने आसपास एक शील्ड तैयार कर लिया था, लेकिन विद्युत के तीर के अटैक ने उसके उस शील्ड को भी तोड़ दिया और देखते ही देखते उसका एक तीर सीधा उस आदमी के कंधे पर जाकर लगा। इससे बाकी मार्शल आर्ट प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा था। विद्युत की तीरंदाजी को देखकर अंगद हैरान होते हुए बोला, इसे इतनी अच्छी तीरंदाजी आती है। और फिर वो दोबारा डाकुओं के साथ फाइट करने में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद वहां अंगद की टीम से भी स्ट्रॉन्ग टीम उनकी मदद के लिए पहुंच गई। सार्थक इस टीम का लीडर था। भले ही वो लोग उनसे अभी थोड़ी दूरी पर थे, लेकिन सबको उनके आने की भनक लग चुकी थी। जल्दी उन लोगों पर अटैक करो, उस एक आंख वाले आदमी ने कहा। वो लोग अब हार रहे थे। अगर दूसरी टीम भी वहां पहुंच गई तो उनके जीतने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, लीडर विद्युत को घूरते हुए बोला और फिर वो वहां से भाग गया। उसे भागता हुआ देखकर विद्युत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकते, विद्युत ने कहा। कि तभी विद्युत को शिवन्या के चिल्लाने की आवाज आई। विद्युत! विद्युत ने देखा कि शिवन्या को 2 डाकुओं ने घेर लिया है। ये देखकर विद्युत शिवन्या के पीछे खड़े डाकू को घूरता हुआ देखने लगा और फिर अचानक उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। अचानक वो आदमी बुरी तरह कांपने लगा। उसे अपने सीने में एक दर्द सा महसूस हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विद्युत ने इस बार अपनी आंखों की शक्ति से उन डाकुओं के एक आदमी को पलक झपकते ही मार डाला था। अब वो आदमी मर चुका था। शिवन्या आसानी से दूसरे डाकू से लड़ सकती थी। अभी अभी जो हुआ वो शिवन्या की भी समझ से परे था। ये मैंने कैसे किया? विद्युत ने हैरान होते हुए कहा। वो भी खुद इस वक्त काफी हैरान था। ऐसा करने के दौरान विद्युत की मेंटल एनर्जी कम हो गई थी, इसलिए विद्युत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हुआ कि अब और दूर तक आसानी से देख सकता था और उसके ही साथ अपने दुश्मन पर अटैक भी कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारी फिजिकल और मेंटल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। विद्युत इतना स्ट्रांग हो चुका था कि ब्लैक बेल्ट अब उससे ज्यादा दूर नहीं थी। विद्युत की स्ट्रेंथ को सार्थक की स्ट्रेंथ से कंपेयर किया जा सकता था, जबकि सार्थक ट्रेनिंग विला के स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट प्लेयर्स में दूसरे नंबर पर आता था। यहां दूसरी तरफ वो आदमी जंगल की तरफ भाग रहा था। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा जब मन करेगा तुम यहां से बचकर भाग जाओगे? अचानक पेड़ के पीछे छुपे लड़के ने सबके सामने आते हुए कहा। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु था। उसने इस वक्त ब्लैक बेल्ट पहनी हुई थी और वो दिखने में बहुत हैंडसम था। उसकी उम्र करीब 16 साल थी। अभिमन्यु! अचानक अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला। अभिमन्यु की ब्लैक बेल्ट देखकर वो एक आंख वाला डाकू इस वक्त हैरान होने के साथ साथ थोड़ा मायूस भी था। जब उसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था तो उसे ब्लैक बेल्ट हासिल करने में काफी वक्त लगा था। 30 साल की उम्र में जाकर वो इस मुकाम तक पहुंच पाया था। उसे खुद पर नाज था
लेकिन अभिमन्यु को देखकर उसका सारा गुरूर चूर चूर हो गया था। उसकी स्ट्रेंथ को अभिमन्यु की स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अभिमन्यु अभी सिर्फ 16 साल का था। अभी उसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना था। ये सभी मार्शल आर्ट प्लेयर्स हैं और दिखने में बहुत स्ट्रांग भी, वो आदमी अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला। वो समझ गया था कि वो अब बुरी तरह फंस चुका है। अगर उसका सामना 1 या 2 बेहतरीन मार्शल आर्ट प्लेयर से होता तो वो उनके साथ फाइट करके जैसे तैसे बच जाता, पर इस वक्त वो बहुत से ताकतवर मार्शल आर्ट प्लेयर्स से घिरा हुआ था। अभिमन्यु उससे काफी दूर खड़ा हुआ था कि तभी उसने कहा, इल्यूजन स्काई स्टांस टेक्निक, और वो अचानक उस लीडर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी स्पीड देखकर सब हैरान थे। अब उस लीडर के पैर कांपने लगे थे। अभिमन्यु होली मार्शल आर्ट सीख रहा था, लेकिन वो अभी तक इसे पूरी तरह सीख नहीं पाया था। तभी खुद को अभिमन्यु से बचाने के लिए उस आदमी ने माउंटेन पाम टेक्निक का इस्तेमाल किया। वो अभिमन्यु से फाइट करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। अभिमन्यु के अटैक से बचकर वो दोबारा जंगल की तरफ भागने लगा। तुम बचकर नहीं जा सकते, अभिमन्यु उसका पीछा करते हुए बोला। वो एक आंख वाला आदमी जंगल में इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभिमन्यु अपनी पूरी रफ्तार से उसका पीछा करने लगा। यहाँ सार्थक और विद्युत इस वक्त उनके सबसे नजदीक थे। वो लोग भी उनका पीछा करने लगे। पीछा करते हुए विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया, अगर मैंने इसे मार दिया तो मुझे कम से कम 20 पॉइंट्स तो मिलेंगे। ये सोचकर विद्युत ने लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक को उसके पीक लेवल पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सार्थक भी कुछ कम नहीं था। वो भी अपनी पूरी रफ्तार से अभिमन्यु और उस आदमी का पीछा कर रहा था। देखते ही देखते वो चारों लोग जंगल में कहीं गायब से हो गए। विद्युत तो बहुत स्ट्रांग है, मुझे तो लगता है वो सार्थक को भी टक्कर दे सकता है, एक मार्शल आर्ट प्लेयर ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर अंगद उनकी तरफ देखने लगा। वो इस वक्त काफी हैरान लग रहा था। यहाँ आने से पहले वो और उसके साथी विद्युत की टीम पर हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि विद्युत इतना स्ट्रांग होगा और आखिर में उन्हें उससे मदद लेनी पड़ेगी। अब अभिमन्यु और वो आदमी आमने सामने थे। यहाँ वो आदमी अभिमन्यु के साथ फाइट करने में बिजी था, तो वही विद्युत और सार्थक उसे अलग अलग रास्तों से घेरने की कोशिश कर रहे थे। अभिमन्यु की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे देखकर उन डाकुओं का लीडर समझ गया कि अब उसे कहीं भी भागने के चांसेस ना के बराबर है। मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर मत करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उस एक आंख वाले आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। कि तभी उसने अपनी अनजान सी स्किल का इस्तेमाल किया और आगे कहा, ब्रेकिंग माउंटेन अनलिमिटेड, और फिर उसने अभिमन्यु पर किसी खूंखार जानलेवा जानवर की तरह अटैक कर दिया। अभिमन्यु और वो दोनों जैसे ही एक दूसरे से टकराए तो अभिमन्यु बुरी तरह कांपने लगा और दूर जमीन पर जाकर गिरा। उसके माथे से खून निकलने लगा था। अब भी वक्त है, यहां से चले जाओ, उस आदमी ने इतना कहकर एक बार फिर अभिमन्यु पर अटैक कर दिया। ये तो अभिमन्यु पर भारी पड़ता जा रहा है, पेड़ के पीछे छुपे विद्युत ने कहा, और फिर उसने अपना तीर कमान उठाया और उस लीडर पर अटैक करने लगा। उसका तीर सीधा उस आदमी के पैर के आर पार हो गया, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगा और जमीन पर गिर गया। विद्युत ने उसकी नर्व पर अटैक किया था, जिसकी वजह से वो अब ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। अपनी जान खतरे में पाकर वो एक आंख वाला लीडर अपनी पूरी ताकत के साथ जमीन से उठा और भागने की कोशिश करने लगा। विद्युत ने ऐसा करके सिर्फ अभिमन्यु की मदद ही नहीं की थी, बल्कि उन डाकुओं के लीडर को पूरी तरह घायल भी कर दिया था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उस आदमी ने अभिमन्यु, विद्युत और सार्थक की तरफ देखते हुए कहा, और फिर घने जंगल में एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। अभिमन्यु अब पीछे रह गया था, इसलिए अब उसे विद्युत और सार्थक का सामना करना था। विद्युत ने जैसे ही उस आदमी को ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी शक्तियों से स्कैन किया, तो वो जान गया कि अब भी उसमें 70 to 80% ताकत बची हुई है, लेकिन अब वो और भाग नहीं सकता। तीर लगने की वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह डैमेज हो चुके थे। विद्युत के तीर में एक जानलेवा पॉइजन लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद करने लगे थे।
अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, वो आदमी अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला। यह आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। क्या यह विद्युत से बचकर भागने में कामयाब रहेगा या फिर विद्युत अपनी सूझबूझ से इसे हराकर बैटल पॉइंट्स जीत जाएगा? भले ही उस आदमी की स्पीड बहुत तेज थी और वो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, लेकिन वो विद्युत से पीछा छुड़वा नहीं पा रहा था। विद्युत उसके बहुत नजदीक पहुंच चुका था। मुझे अब इम्यूनिटी पिल्स का इस्तेमाल करना होगा। एक आंख वाले आदमी ने एक गहरी सांस ली और फिर झट से कुछ दवाइयां खा ली। वो रहा, पेड़ के पास बैठा है, विद्युत ने कहा। वो दूर से ही उसे देख सकता था। ये कहते ही विद्युत ने अपना तीर कमान निकाला और उस आदमी पर अटैक कर दिया, लेकिन तभी उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और उड़ते हुए तीर को पकड़कर 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। मरने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे, उस एक आंख वाले आदमी ने कहा। वो धीरे धीरे अब विद्युत की तरफ ही बढ़ रहा था। यहाँ विद्युत लगातार उस पर अपने तीर कमान से अटैक करता जा रहा था। उसने एक बार में 3 तीरों से उस आदमी पर अटैक किया ताकि उसे चोट पहुंच सके, लेकिन उसने एक एक करके उसके तीनों तीर से खुद को बचा लिया। अब वो विद्युत के काफी नजदीक पहुंच चुका था। विद्युत ने एक बार फिर उस पर अपने तीर से अटैक किया। इस बार उसका तीर उस आदमी के कंधे के पास से गुजर गया। वो उसे छू तक नहीं पाया था। विद्युत ने जैसे ही अगला तीर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो कहा, ओ नहीं, मेरे सारे तीर खत्म हो गए। अब विद्युत के सभी तीर खत्म हो चुके थे। यह देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे अब पूरा भरोसा हो चुका था कि वो विद्युत के पास पहुंचकर उसे जान से मार देगा, क्योंकि इस वक्त विद्युत निहत्य था। वो किसी खूंखार जानवर की तरह विद्युत की तरफ बढ़ रहा था। उससे बचने के लिए विद्युत ने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना ही सही समझा। इस वक्त विद्युत की जान को खतरा था। अगर ये आदमी अभिमन्यु को चोट पहुंचा सकता है तो विद्युत को क्यों नहीं? इसलिए विद्युत ने आगे बढ़ते हुए कहा, 1 लाइन स्टार फिंगर टेक्निक। इसके बाद विद्युत ने फ्लोइंग विंड टेक्निक का भी इस्तेमाल किया। उसने अपनी स्किल्स को एक साथ मर्ज कर दिया और फिर अपने दुश्मन पर अटैक करने लगा। विद्युत की बॉडी के आसपास एक नीले रंग की रोशनी दिखाई देने लगी। अब विद्युत की उंगली से निकलती हुई एक पतली सी रोशनी अपनी पूरी रफ्तार से उस एक आंख वाले आदमी की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर वो आदमी घबरा गया। जिसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट थी, अब उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा था। देखते ही देखते वो रोशनी सीधा उस आदमी के माथे के बीचों बीच जाकर लगी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसका सारा शरीर मानो जम सा गया था। अचानक उसके माथे से खून निकलने लगा। उसके चेहरे और आंखों में इस वक्त डर साफ नजर आ रहा था। वो इस वक्त अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विद्युत को ही देख रहा था। अब धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर वो जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें थम गई। उसे देखकर विद्युत ने राहत की सांस ली और फिर विद्युत के शरीर से आती हुई रोशनी भी कहीं गायब हो गई। उस एक आंख वाले डाकुओं के लीडर ने सोचा नहीं था कि विद्युत को स्टार फिंगर टेक्निक भी आती होगी। विद्युत स्टार फिंगर टेक्निक के 4थे लेवल पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से वो बिना अपने अपोनेंट को टच किए उस पर अटैक कर सकता था। विद्युत ने अपनी आंखों से लीडर की खामियों को देख लिया था, जिसकी वजह से उसे हराने में आसानी हुई। किसी को यकीन नहीं होगा कि एक ब्राउन बेल्ट प्लेयर ने ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर को इतनी बेरहमी से मार डाला था। उसे मारने के बाद विद्युत ने जैसे ही उसके बैग और पॉकेट्स की छानबीन की तो उसे कुछ पैसे, एक मार्शल आर्ट की किताब जिसमें हाई रैंक मार्शल आर्ट के बारे में बताया गया था, और हीलिंग पिल्स मिली। इतना ही नहीं, विद्युत को उसकी पॉकेट में एक लेटर भी मिला, जिसे पढ़ने के बाद विद्युत को पता चल गया कि ये लोग दूसरे देश से मिले हुए हैं और उनके साथ कोई ट्रेड करने वाला है। अब तो मेरे बैटल पॉइंट्स और बढ़ जाएंगे। मुझे ये एडवांस भी तो मिला है, विद्युत मुस्कुराते हुए बोला। तभी अचानक सार्थक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुमने इसके बैग में से जो कुछ भी लिया है उसे यही वापस रख दो।
वो इस वक्त विद्युत का रास्ता रोककर खड़ा हुआ था। क्या कहा तुमने? विद्युत झट से बोला। ये पहले ही घायल हो चुका था, इसलिए बैटल पॉइंट्स को डिवाइड किया जाएगा, सार्थक ने कहा। सार्थक की बात सुनकर विद्युत के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। सार्थक उसे आधे बैटल पॉइंट्स लेना चाहता था। मैं तुम्हें ये पॉइंट्स नहीं देने वाला। जब मैंने इसके साथ फाइट करना शुरू किया था तो इसमें 70 to 80% स्ट्रेंथ बाकी थी। इसने मुझ पर अपनी पूरी ताकत से अटैक किया था। विद्युत सीना तानकर सार्थक के सामने खड़ा हो गया और बोला। विद्युत ने डाकुओं के लीडर को मारने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। ऐसे में भला वो अपने बैटल पॉइंट्स को सार्थक के साथ कैसे बांट सकता था? तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने इसे मारा है? कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा कि ब्राउन बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर को स्टार फिंगर टेक्निक आती है। जरा देखो खुद को, तुम्हारे शरीर पे चोट का एक निशान तक नहीं है, तो भला तुमने उसके अटैक्स को ब्लॉक कैसे किया? सार्थक ने कहा। वैसे सार्थक सच कह रहा था। वहां जंगल में किसी ने नहीं देखा था कि उस डाकू को विद्युत ने ही मारा था। और तो और विद्युत के शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं था। कोई यकीन नहीं करेगा कि उसे विद्युत ने ही मारा है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अब वहां धीरे धीरे दूसरे मार्शल आर्ट प्लेयर्स भी जमा होना शुरू हो गए। डाकुओं के लीडर की डेड बॉडी को देखकर सब जानना चाहते थे कि आखिर उसे किसने मारा। जब विद्युत ने उन्हें सच्चाई बताई तो किसी ने भी उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। सब जानते थे कि वो स्ट्रांग है, पर इतना भी नहीं कि डाकुओं के लीडर के साथ फाइट कर सके। तभी सार्थक ने आगे कहा, तुम हमारे बैटल पॉइंट्स हड़पने की कोशिश कर रहे हो। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अगर हम मान भी ले कि इसे मारने में तुम्हारा भी हाथ है, तो फिर भी तुम्हें बैटल पॉइंट्स को हमारे साथ हाफ ऑफ करना होगा। सार्थक की टीम इस वक्त काफी गुस्से में लग रही थी। कुछ देर बाद अंगद की टीम के साथ शिवन्या और आलोक भी वहां पहुंच गए। वो दोनों इस वक्त विद्युत के बगल में ही खड़े हुए थे। लेकिन सार्थक की टीम में इस वक्त बहुत से प्लेयर्स थे। वो तीनों उनके सामने कमजोर लगने लगे थे। कोई भी विद्युत पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी विद्युत ने कहा, मैं तुम्हें अपने बैटल पॉइंट्स नहीं दूंगा। इन्हें मैंने कमाया है। मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूं। वो लेटर और पैसे जो भी तुमने इस बैग से लिया, वो अभी के अभी मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ बैटल पॉइंट्स को हाफ ऑफ करने के लिए तैयार हूं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, सार्थक ने कहा। उसकी बात सुनकर विद्युत झट से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। तुम मेरे बैटल पॉइंट्स नहीं ले सकते। तो फिर ठीक है, अगर तुम मुझे बैटल पॉइंट्स नहीं देना चाहते तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे अपनी मनचाही चीज को छीनना बहुत अच्छे से आता है, सार्थक गुस्से से बोला। और फिर उसने विद्युत पर अटैक करने के लिए अपना हाथ उठा लिया। जैसे ही सबको महसूस हुआ कि सार्थक विद्युत के साथ फाइट करने वाला है, तो सब 2 कदम पीछे हट गए। वो सब सार्थक की ताकत से वाकिफ थे। यहाँ आलोक के माथे से पसीना टपकने लगा था। वो डर से बुरी तरह कांप रहा था, क्योंकि उस वक्त वो 3 और उनके सामने 10 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स खड़े थे। सार्थक ट्रेनिंग विला का दूसरा पावरफुल मार्शल आर्ट प्लेयर था। और तो और उसकी टीम में 2 और बेहतरीन मार्शल आर्ट प्लेयर्स भी थे। अगर विद्युत सार्थक के साथ फाइट करता भी है, तो भला बेचारे शिवन्या और आलोक बाकी 10 प्लेयर्स से कैसे लड़ेंगे? इससे पहले कि सार्थक विद्युत पर अटैक कर पाता, अभिमन्यु वहां आ गया। उसे देखकर सबने अपनी नजरें झुका ली। अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशंस इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। उसका चेहरा शर्म से पीला पड़ चुका था। फाइट के दौरान उसे काफी चोट आई थी। उसकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, जब विद्युत ने इस आदमी से फाइट करना शुरू किया था, तब इसमें करीब 70 to 80% स्ट्रेंथ बाकी थी। इसका मतलब ये हुआ कि इन डाकुओं के लीडर को विद्युत ने मारा है, एक प्लेयर ने कहा। शायद विद्युत सही कह रहा था, दूसरे प्लेयर ने कहा। अब सब लोग हैरानी से विद्युत की तरफ देख रहे थे। और फिर अभिमन्यु ने आगे कहा, लेकिन अगर मैं यहां नहीं होता तो विद्युत इसे कभी मार नहीं पाता। ऐसे में बैटल पॉइंट्स मुझ में और विद्युत में डिवाइड होने चाहिए। मैंने भी इसे मारने में विद्युत की मदद की है। अचानक अभिमन्यु को बात पलटता हुआ देखकर विद्युत हैरान रह गया। ये सब सुनकर सार्थक ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना ली।
माना अभिमन्यु ने डाकुओं के लीडर को मारने के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन उसने उसे नहीं मारा था और फिर भी वो बैटल पॉइंट्स को डिवाइड करना चाहता था। आधे बैटल पॉइंट्स मेरे हैं, अभिमन्यु ने कहा। ये सुनकर सार्थक झट से बोला, और फिर बाकी के बैटल पॉइंट्स का क्या? इस पर अभिमन्यु बेरुखी से जवाब देते हुए बोला, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अभिमन्यु को सिर्फ अपने पॉइंट से मतलब था। बचे हुए पॉइंट से वो लोग जो चाहे वो कर सकते थे। इससे अभिमन्यु को कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह सुनकर सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी पेड़ों के पीछे से एक आदमी अपनी पूरी रफ्तार से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि अकेडमी का ही मेंबर था। उसे देखकर तो अभिमन्यु ने भी अपनी नजरें झुका लीं, क्योंकि वो शिवा के पर्सनल गार्ड्स में से एक थे। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई थी कि वो गार्ड सारा वक्त वहां मौजूद था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो वहां क्या कर रहा था। तभी उस गार्ड ने आगे आकर कहा, इस आदमी को मारने के 20 पॉइंट्स और इस लेटर के 10 पॉइंट्स, टोटल 30 बैटल पॉइंट्स विद्युत को दिए जाते हैं। क्या? एक प्लेयर हैरान होते हुए बोला, क्या अब सच सबके सामने आ जाएगा? आखिर वो गार्ड वहां क्या कर रहा था? क्या उसे शिवा ने वहां भेजा था? उस गार्ड की बातों से यह साबित हो गया था कि डाकुओं के इस लीडर को विद्युत ने ही मारा था। सार्थक और अभिमन्यु भी इस वक्त शॉक में थे। उन्हें एक भी बैटल पॉइंट नहीं मिल पाया था। सबके चेहरे पर हैरानी देखकर उस गार्ड ने सबको समझाते हुए कहा, इन डाकुओं के लीडर को विद्युत ने अकेले मारा है। इसमें विद्युत की किसी ने कोई मदद नहीं की है। इतना ही नहीं बल्कि ये लेटर जिसमें इसके दूसरे देश के साथ ताल्लुकात होने के सबूत है, उसे भी विद्युत ने ही हासिल किया है। इसलिए सारे के सारे 30 पॉइंट्स विद्युत को मिलते हैं। ये इन पॉइंट्स को किसी के साथ नहीं बांटेगा। गार्ड की बात सुनकर विद्युत मुस्कुराने लगा। अब सच सबके सामने था। जैसे ही उस गार्ड ने अपनी बात खत्म की तो सब ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सार्थक और अभिमन्यु ने इस एक आंख वाले डाकू को चोट पहुंचाने और थकाने में मदद की थी, लेकिन उसे मारने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ विद्युत को जाता था। आखिर में विद्युत ने अकेले उससे फाइट की थी। इसके बाद उस गार्ड ने विद्युत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शाबाश, और फिर वो वहां से कहीं गायब हो गया। अकेडमी के हेड शिवा ने अपने गार्ड को प्लेयर्स पर नजर रखने के लिए भेजा था, ताकि किसी भी प्लेयर के साथ भेदभाव ना हो। वो पूरे टाइम प्लेयर्स पर नजर रखे हुए थे। सब अच्छी तरह जानते थे कि 10 बैटल पॉइंट्स को पीक रैंक मार्शल आर्ट टेक्निक सीखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और तो और 50 बैटल पॉइंट से कोई भी हाफ होली मार्शल आर्ट तक पहुंच सकता है। बहुत से प्लेयर्स ऐसे भी थे जिन्हें विद्युत से जलन हो रही थी। अभिमन्यु और सार्थक के चेहरे तो देखने लायक थे। मैंने सुना है कि जिसके पास सबसे ज्यादा बैटल पॉइंट्स होंगे उसे एक खास इनाम मिलेगा। क्या हम लोग इतनी आसानी से हार मान लेंगे? ऐसे तो इस विद्युत को इनाम मिल जाएगा। सब जानते थे कि इस वक्त विद्युत के पास सबसे ज्यादा बैटल पॉइंट्स थे। उसे कुछ देर अपनी जीत का जश्न मनाने दो। अभिमन्यु अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए बोला। इस इंसिडेंट के बाद अकेडमी के सब लोग विद्युत को जान गए थे। ज्यादातर प्लेयर्स को तो लग रहा था कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो डाकुओं के लीडर को मारने में कामयाब रहा। अभी तक उनका मिशन खत्म नहीं हुआ था। इस एरिया के डाकुओं और उनके लीडर को मारने के बाद उन्हें एक नई इंफॉर्मेशन मिली थी। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये लोग सिर्फ इसी एरिया में रहकर अपना काम करते थे। वहां दूसरे इलाकों में डाकुओं का एक और बड़ा ग्रुप था, जिनमें से कई तो बहुत ही ताकतवर थे और कुछ को मार्शल आर्ट की टेक्निक्स भी आती थी। प्लेयर्स का यह सफर करीब 3 दिन तक चला। 3 दिन बाद वो लोग ज्यादातर डाकुओं को मार चुके थे। सबके बैटल पॉइंट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग डाकुओं का एक ग्रुप अब भी घाटियों में कहीं छुपा हुआ था। उन्हें बाकी डाकुओं के मरने की खबर मिल चुकी थी। यहां एक गहरी गुफा के अंदर एक डाकू गुस्से से बोला, उन्हें हमारी जगह के बारे में कैसे पता चला? ये जगह उनके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित थी।
अगर किसी को उनके इस ठिकाने का पता चल भी गया तो यहां तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन इतने सारे डाकुओं को मौत के घाट उतारने के बाद अब ईगल एकेडमी के प्लेयर्स उन तक भी पहुंच चुके थे। वो लोग जैसे ही वहां पहुंचे तो प्लेयर्स ने उन्हें सामने से घेर लिया। ये देखकर उन डाकुओं के गुट के लीडर ने कहा, सब लोग अपने अपने हथियार ले लो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। 10 लोग आगे की तरफ जाओ और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करो। बाकी के 10 लोग पीछे के रास्ते से बच निकलेंगे। उनमें से करीब 10 लोग पीछे के रास्ते से छुपकर बाहर भागने की कोशिश करने लगे। जैसे ही पहला आदमी गुफा से बाहर आया तो अचानक एक तीर उसके सीने के आर पार हो गया। सामने से भी प्लेयर्स उन पर अटैक कर रहे थे। जहां कुछ देर पहले शांति छाई हुई थी, अब वहां सबके चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। एक प्लेयर लगातार उन लोगों पर दूर से ही अपनी तीर से निशाना लगा रहा था। वो करीब 6 से 7 आदमियों को पलक झपकते ही मार चुका था। वो लोग पीछे के रास्ते से भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सबसे होनहार प्लेयर विद्युत पीछे के रास्ते पर खड़ा होकर उनके आने का ही इंतजार कर रहा था। इन्हें हमारे खुफिया रास्ते के बारे में कैसे पता चला? उनके लीडर ने अपने दांत मिसमिसाते हुए कहा। उसने अपनी नजरों को अचानक इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दिया और फिर उसकी नजर विद्युत पर जाकर टिक गई। ये लड़का हम पर छुपकर निशाना लगा रहा है, लीडर ने कहा। विद्युत छुपकर उन पर निशाना लगा रहा था। 2 दिन पहले विद्युत की लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक और उसकी देखने की शक्ति और भी बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसे तो वहां जंगल का सारा रास्ता तक याद हो गया था। बाकी सभी प्लेयर्स उसके बताए गए रास्ते पर चलकर ही यहां तक पहुंचे थे। अपने साथियों को मरता हुआ देखकर उनके लीडर को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसे तो मैं अभी सबक सिखाता हूं। इतना कहकर वो आदमी विद्युत को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी रफ्तार देखने लायक थी। सिर्फ विद्युत ही अपनी चमकती हुई आंखों से उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख पा रहा था। ये तो पिछले एक आंख वाले डाकू से भी ज्यादा ताकतवर है, विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। वो जैसे ही विद्युत के पास पहुंचा तो उसके सारे शरीर से एक अलग सी रोशनी आने लगी। उसने मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर रखी थी। हैया! ये देखते ही विद्युत ने उस पर एक साथ 3 तीर से अटैक कर दिया। वो आदमी पहले 2 तीर से तो खुद को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन तीसरा तीर उसके पैर के आर पार हो गया। ये देखकर उस आदमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कोई इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा तीरंदाज कैसे हो सकता है। विद्युत का निशाना बिल्कुल परफेक्ट था। पीछे हट जाओ विद्युत, इसे मेरे लिए छोड़ दो। अचानक पीछे से अभिमन्यु वहां आ गया और बेरुखी सी आवाज में विद्युत से बोला। उन लोगों को देखकर वो आदमी समझ गया कि वो सब चारों तरफ से घिर चुके हैं, इसलिए वो अपनी पूरी रफ्तार से जंगल के दूसरी तरफ भागने लगा। लेकिन तभी कुछ तीरों ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। अब वो और आगे नहीं भाग सकता था। ये देखकर विद्युत, सार्थक, अभिमन्यु, अंगद सब लोगों ने उसे हर तरफ से घेर लिया। इस तरफ वो चारों मिलकर उसका सामना करने वाले थे। इस वक्त अभिमन्यु उसके सबसे नजदीक था। सार्थक और अंगद उसे सपोर्ट करने के लिए किनारे पर खड़े हुए थे और दूसरी तरफ विद्युत दूर से ही अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उस लीडर को कमजोर बना रहा था। अब उस आदमी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अंगद, अभिमन्यु और सार्थक को देखकर उसे इतना डर महसूस नहीं हो रहा था। उसे इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा विद्युत से था, क्योंकि विद्युत की तीरंदाजी का जवाब नहीं था। अब विद्युत ने देखते ही देखते उस पर अपने तीर से अटैक करना शुरू कर दिया। उसका दूसरा तीर लीडर के सीधा कंधे पर जाकर लगा। लीडर दर्द से कराहते हुए बोला और फिर विद्युत ने अपना तीर कमान एक तरफ रख दिया और वो भी मैदान में उतर गया। विद्युत को वहां देखकर उस आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो सबसे पहले विद्युत को ठिकाने लगाना चाहता था। वो विद्युत पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा तो विद्युत ने अपनी मिस्टीरियस विंड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहा, हैया! उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। दोनों के टकराते ही वहां चारों तरफ धूल उड़ने लगी थी। उसके अटैक को झेलने के बाद विद्युत कुछ कदम पीछे हट गया और फिर उसने दोबारा अपना तीर कमान उठा लिया।
वो जान गया था कि वो आदमी आसानी से हार नहीं मानेगा। तभी उस आदमी ने देखा कि विद्युत के अटैक के बाद वो कुछ देर के लिए सुन सा पड़ गया है। वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। इस दौरान अभिमन्यु ने मौके का फायदा उठाकर इस पर अटैक कर दिया। अब विद्युत भी लगातार उस पर अपने तीर कमान से अटैक कर रहा था। उस आदमी को खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिल पाया। अचानक विद्युत का एक तीर सीधा उसके सीने में आकर लगा। एक्सप्लोडिंग क्लाउड डिस्ट्रक्शन टेक्निक, वो आदमी दर्द से करहाते हुए बोला। उसने अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अभिमन्यु हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा और फिर वो आदमी अपनी जान बचाकर भागने लगा। लेकिन एकेडमी के प्लेयर्स उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उस आदमी को काफी चोट आई थी। उसे मारकर बैटल पॉइंट्स जीतने का प्लेयर्स के पास यही एक मौका था। विद्युत उसकी तरफ भागते हुए बोला, इसे तो मैं मारूंगा। देखते ही देखते अभिमन्यु, सार्थक और अंगद भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। वो सब उसे मारकर बैटल पॉइंट्स खुद हासिल करना चाहते थे। इस वक्त विद्युत उसके सबसे करीब था, लेकिन तभी देखते ही देखते अभिमन्यु उससे आगे निकल गया। अभिमन्यु की स्पीड विद्युत से भी ज्यादा थी। उसे देखकर विद्युत भी हैरान था। अभिमन्यु की स्पीड देखकर सार्थक और अंगद ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। कुछ देर बाद वो चारों ही डाकुओं के लीडर के करीब पहुंचने ही वाले थे। जब उन्होंने आसपास देखा तो वो लोग एक बड़े से खतरनाक जंगल में पहुंच चुके थे। विद्युत की नजरें दूर दूर तक देख सकती थी, इसलिए वो अच्छी तरह जानता था कि डाकुओं का लीडर किस तरफ जा रहा है। वो बहुत देर से उसका पीछा कर रहे थे। अब विद्युत सबसे आगे निकल चुका था। करीब 20 मिनट बाद वो लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वहां घने बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी वजह से रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन विद्युत अंधेरे में भी दूर तक साफ देख पा रहा था। सरकार, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, डाकुओं के लीडर ने एक गुफा की तरफ जाते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर उसका मालिक गुस्से में बोला, तुम यहां तक पहुंच गए? तुमने यहां आकर उन्हें मेरे ठिकाने के बारे में भी बता दिया है। वो आदमी इस वक्त गहरी गुफा के अंदर बैठा हुआ था। अंधेरे में सिर्फ उसकी नीली आंखें ही चमक रही थी। अपने एक आदमी को वहां कायरों की तरह आता हुआ देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या यह सभी डाकुओं का मालिक था? क्या अब विद्युत का सामना सबसे बड़े लीडर से होने वाला था? न जाने प्लेयर्स का यह मिशन कब खत्म होगा। क्या विद्युत अकेला इस आदमी का सामना कर पाएगा? अपने मालिक की बात सुनकर डाकुओं के उस लीडर ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, सरकार, मुझे माफ कर दो, वो लोग मुझे जान से मार देते, मुझे बचा लो। तुम किसी काम के नहीं हो, मुझे तुम जैसे कायरों की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी इनर स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। अचानक उसके हाथों से एक रोशनी निकलने लगी, जिससे उसके सामने बैठा आदमी पलक झपकते ही मिट्टी में मिल गया। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। मुझे गद्दार लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। विद्युत इस वक्त गुफा के बाहर ही खड़ा हुआ था। उसने जैसे ही ये सब देखा तो वो अपनी जगह पर जम सा गया। विद्युत की जान को इस आदमी से खतरा था। वो इसका सामना नहीं कर सकता था। आखिर ये आदमी कौन था और इसके पास ये अनोखी शक्तियां कहां से आई? अब वो आदमी जैसे ही गुफा के बाहर आने लगा तो 3 खतरनाक और खूंखार जानवर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था वो उसके पालतू जानवर हो। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर विद्युत घबरा गया। थोड़ी देर पहले उसने जो देखा था उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें देखकर विद्युत ने अपने कदम पीछे मोड़ लिए और वो दूसरी दिशा में भागने लगा। सब अपनी जान बचाकर भागो, विद्युत ने सबको चौकन्ना करते हुए कहा। उन खूंखार जानवरों को देखकर अभिमन्यु और बाकी लोग भी अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। इतना खूंखार जानवर यहां क्या कर रहा है? अभिमन्यु ने भागते हुए कहा। वो जानवर विद्युत और दूसरे प्लेयर्स पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी शिवा के पर्सनल गार्ड्स वहां पहुंच गए। सब पीछे हट जाओ,
गार्ड्स ने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हुए कहा। हैया! एक गार्ड ने अपनी तलवार से उस जानवर पर अटैक कर दिया। उन्होंने कुछ ही अटैक्स में उन खूंखार जानवरों को मार दिया था। उनकी ताकत देखकर विद्युत हैरान रह गया था। वो जान चुका था कि ईगल एकेडमी के सभी गार्ड्स बहुत स्ट्रांग हैं। जब सब लोग उन खूंखार जानवरों से निपटने में लगे हुए थे, तब वो आदमी वहां से पलक झपकते ही गायब हो गया। शिवा के गार्ड्स ने अपनी आंखों से देखा था कि उसने किस तरह अपने आदमी की जान ली थी। भला कोई किसी आदमी को अपनी ताकत के बलबूते पर इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता था? विद्युत और सभी गार्ड्स ने उस आदमी को मिट्टी में मिलते देखा था। अब विद्युत और बाकी सभी प्लेयर्स बिल्कुल सेफ थे। ये देखकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर वो उस जंगल से बाहर आ गए। वो सब यही सोच रहे थे कि उनका सबसे बड़ा लीडर अब भी जिंदा था। तभी एक गार्ड ने सभी प्लेयर्स को ऑर्डर देते हुए कहा, प्लान में थोड़ा सा बदलाव है। यह मिशन यही खत्म होता है। सब अभी के अभी हमारे साथ वापस एकेडमी चलो। ये कहते हुए वो गार्ड थोड़ा नर्वस लग रहा था। अचानक इस तरह मिशन को बीच में ही क्यों रोका जा रहा है? एक प्लेयर ने हैरान होते हुए पूछा। अभिमन्यु और सब प्लेयर्स इसका जवाब चाहते थे। प्लेयर्स के अकॉर्डिंग वहां अब भी कुछ डाकू मौजूद थे। लेकिन अभी तो और डाकू, एक प्लेयर ने कहा। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, वो गार्ड बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, सबके सब अभी यहां से चलो। विद्युत जान गया था कि इसका उस नीली आंखों वाले आदमी से कुछ लेना देना तो जरूर है, वरना इस तरह मिशन को बीच में ही रोका क्यों जाता। करीब 8 गार्ड्स विद्युत और बाकी सभी मार्शल आर्ट प्लेयर्स को अपने साथ वापस एकेडमी ले आए थे। एकेडमी के अंदर कदम रखने के बाद उन लोगों ने राहत की सांस ली। सारे रास्ते विद्युत को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई नजर रखते हुए हो। अब वो सब लोग सेफ थे। यहाँ एकेडमी में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मिशन को भी इस तरह बीच में रोक दिया गया था, पर इसका कारण अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया था। अब वो लोग शिवा के एरिया में पहुंच चुके थे। उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी। एकेडमी पहुंचने के बाद सबको आराम करने के लिए वक्त दिया गया और इसके बाद सब लोग एक बार फिर हॉल में इकट्ठा हो गए। गार्ड्स इस वक्त सबके बैटल पॉइंट्स काउंट कर रहे थे। कुछ देर बाद एक गार्ड रिजल्ट अनाउंस करते हुए बोला, अभिमन्यु 45 बैटल पॉइंट्स, सार्थक 32 बैटल पॉइंट्स, अंगद 26 बैटल पॉइंट्स। एकेडमी का गार्ड बड़े ही ध्यान से और ऊंची आवाज में मार्शल आर्ट प्लेयर्स को उनके बैटल पॉइंट्स के बारे में बता रहा था। उसने एक एक करके सभी मार्शल आर्ट प्लेयर्स को उनके बैटल पॉइंट्स बताए। ज्यादातर प्लेयर्स के पास 20 बैटल पॉइंट्स ही थे। ये बैटल पॉइंट्स धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, लेकिन अभी तक विद्युत का नाम अनाउंस नहीं हुआ था। वो इस वक्त बहुत घबराया हुआ लग रहा था। शुरुआत में विद्युत के पास 50 बैटल पॉइंट्स हो गए थे, पर फिर अभी तक उसका नाम क्यों नहीं पुकारा गया था? इस बात से शिवन्या भी हैरान थी। तभी कुछ देर बाद गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्युत 75 बैटल पॉइंट्स। विद्युत के बैटल पॉइंट्स पता लगते ही सभी प्लेयर्स हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगे। 75 बैटल पॉइंट्स? विद्युत को इतने सारे बैटल पॉइंट्स मिले हैं? एक प्लेयर ने कहा। हाँ, इस मिशन पर विद्युत ने सबसे ज्यादा बैटल पॉइंट्स हासिल किए हैं। अगर मिशन बीच में ना रुकता तो उसके बैटल पॉइंट्स और भी ज्यादा होते। दूसरा मार्शल आर्ट प्लेयर बातें करते हुए बोला। तभी वहां खड़े एक प्लेयर ने अफसोस जताते हुए कहा, काश विद्युत की जगह मैं होता। यह सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए एक लड़का झट से बोला, इसके लिए तुम्हें उन डाकुओं के लीडर को मारना पड़ता। क्या तुम ऐसा कर पाते? सब आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ को तो लग रहा था कि यह सब सिर्फ और सिर्फ विद्युत के लक की वजह से हुआ है। वो लकी था जो उसने इतनी आसानी से इतने ताकतवर लीडर्स को मार गिराया। मिशन पर जाने से पहले सब विद्युत पर हंस रहे थे। जिसने भी विद्युत का मजाक उड़ाया था, विद्युत की जीत उन सब के मुंह पर एक तमाचा थी। तभी गार्ड ने विद्युत के पास आकर कहा, तुमने सबसे ज्यादा बैटल पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं, इसलिए तुम्हें एक खास इनाम मिलेगा। इनाम का नाम सुनकर विद्युत की आंखों में चमक आ गई। उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी।
और फिर उसने गार्ड से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे क्या इनाम मिलने वाला है? हाँ, तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन रखे जाएंगे जिनमें से तुम अपना मनचाहा ऑप्शन चुन सकते हो। पहला, तुम्हारे बैटल पॉइंट्स को 75 से बढ़ाकर 100 कर दिया जाएगा। दूसरा, तुम होली मार्शल आर्ट टेक्निक को चुन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास एक भी बैटल पॉइंट्स नहीं बचेंगे। तुम 0 पर आ जाओगे। 100 बैटल पॉइंट्स, वाह! एक प्लेयर ने कहा। होली मार्शल आर्ट, विद्युत की तो किस्मत ही खुल गई। दूसरा प्लेयर झट से बोला, अगर विद्युत ने 100 बैटल पॉइंट्स को चुना तो उसे काफी फायदा होगा, क्योंकि 10 पॉइंट्स को वो किसी भी हाई लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक की किताब के साथ एक्सचेंज कर सकता था। लेकिन दूसरा ऑप्शन और भी इंटरेस्टिंग था। भले ही विद्युत इसमें अपने सारे बैटल पॉइंट्स गवा देगा, लेकिन इसके बदले उसे होली मार्शल आर्ट टेक्निक सीखने को मिलेगी। विद्युत इस वक्त काफी कंफ्यूज लग रहा था कि तभी गार्ड ने उसे समझाते हुए कहा, देखो विद्युत, अगर मेरी मानो तो तुम्हें पहला ऑप्शन चुनना चाहिए। इसमें तुम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज ले पाओगे। और रही बात होली मार्शल आर्ट की, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है। इसे सीखना बहुत मुश्किल है। कई ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर्स भी कड़ी मेहनत के बाद होली मार्शल आर्ट टेक्निक सीख नहीं पाते। गार्ड की बात सुनकर विद्युत कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। अगर देखा जाए तो गार्ड विद्युत के फेवर में ही बात कर रहा था। वो एक ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट था और उसे चीजों की अच्छी खासी परख भी थी। अगर विद्युत ने फर्स्ट ऑप्शन को चुना तो उसे 100 बैटल पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें से 50 बैटल पॉइंट्स को वो हाफ होली मार्शल आर्ट टेक्निक के लिए एक्सचेंज कर सकता था और बाकी बचे बैटल पॉइंट से दूसरी चीजें खरीद सकता था। अगर विद्युत ने दूसरा ऑप्शन चुना तो उसके पास भी बैटल पॉइंट्स नहीं बचेगा। होली मार्शल आर्ट को चुनने में काफी रिस्क था, क्योंकि अगर विद्युत इसे नहीं सीख पाया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। काफी देर सोचने के बाद विद्युत को भी लगा कि पहला ऑप्शन चुनना ही बेहतर होगा, लेकिन विद्युत को होली मार्शल आर्ट में काफी इंटरेस्ट था। वो यहां आने से पहले भी प्रणव से होली मार्शल आर्ट पाथ के बारे में बात कर रहा था। तभी अचानक उस गार्ड ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओह मैं तो भूल ही गया। विद्युत, हमारी एकेडमी का एक रूल है, जिन प्लेयर्स के पास ब्लैक बेल्ट नहीं होती उन्हें होली मार्शल आर्ट चुनने का मौका नहीं मिलता। इसलिए तुम अभी सेकंड ऑप्शन नहीं चुन सकते। मैं तुम्हें 7 दिन देता हूं। अगर इस दौरान तुमने ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली तो तुम दूसरे ऑप्शन को भी चुन सकते हो। गार्ड की बात सुनकर विद्युत ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। विद्युत इस वक्त सही डिसीजन लेने की हालत में नहीं था। अब वो सब कुछ वक्त पर छोड़ना चाहता था। वैसे भी विद्युत के पास ब्राउन बेल्ट थी और इन 7 दिनों में अगर उसने लगातार कड़ी मेहनत से ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली तो वो सेकंड ऑप्शन चुन सकता था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसके पास पहले ऑप्शन को चुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में विद्युत को बाद में अफसोस भी नहीं होगा कि उसने होली मार्शल आर्ट को चुनने की कोशिश तक नहीं की। अनाउंसमेंट खत्म होते ही सभी प्लेयर्स अपने अपने रूम्स में चले गए। विद्युत इस वक्त अपने रूम में बैठा किसी सोच में डूबा हुआ था। यहाँ दूसरी तरफ प्लेयर्स अपने अपने बैटल पॉइंट से अपने लिए मेडिसिनल हर्ब्स, मार्शल आर्ट की किताबें और छोटे मोटे हथियार खरीद रहे थे। लेकिन विद्युत अब भी अपने रूम में ही था। शिवन्या और आलोक भी इस वक्त बहुत खुश लग रहे थे। शिवन्या ने पीक रैंक की मार्शल आर्ट टेक्निक की किताब और बहुत से मेडिसिनल हर्ब्स लिए थे। यहाँ दूसरी तरफ अभिमन्यु और सार्थक ने अपने बैटल पॉइंट्स को मेडिसिनल हर्ब्स, रिकवरी और इम्यूनिटी पिल्स जैसी जड़ी बूटियों के साथ एक्सचेंज किया था। सार्थक अपना सारा सामान लेकर रूम में चौकड़ी मारकर बैठ गया और हंसते हुए बोला, ये गोल्डन इम्यूनिटी पिल की मदद से मैं ब्लैक बेल्ट तक पहुंच सकता हूं। इस बार मैं कामयाब होकर ही रहूंगा। सार्थक इस वक्त बहुत एक्साइटेड लग रहा था। उसे उन मेडिसिनल प्लांट्स पर पूरा भरोसा था। क्या सार्थक ब्लैक बेल्ट हासिल कर पाएगा? क्या विद्युत इन 7 दिनों में ब्लैक बेल्ट तक पहुंच पाएगा? न जाने विद्युत दोनों में से किस ऑप्शन को चुनेगा। सार्थक ने बड़ी चालाकी से सबसे पहले गोल्डन इम्यूनिटी पिल को अपने बैटल पॉइंट्स के साथ एक्सचेंज किया था। वो इसे पाकर बहुत खुश था। सार्थक को गोल्डन इम्यूनिटी पिल मिली थी जिसमें 4 मेडिसिनल हर्ब्स की ताकत होती है।
दूसरी तरफ इम्यूनिटी पिल और स्ट्रेंथनिंग पिल एक प्लेयर की इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में मदद करती है। अब सार्थक को पूरा भरोसा हो गया था कि वो भी ब्लैक बेल्ट हासिल कर लेगा। अब सभी प्लेयर्स आगे बढ़ने की राह पर चल पड़े थे। वो सब लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि हायर बेल्ट हासिल कर सके। बहुत से प्लेयर्स ने टेस्ट पास करने के बाद कुछ ही दिनों में ग्रीन और ब्लू बेल्ट हासिल कर ली। दूसरे और तीसरे दिन कई प्लेयर्स में बहुत से बदलाव देखने को मिले। तीसरे दिन सार्थक जैसे ही अपने रूम से बाहर आया तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। उसने ब्लैक बेल्ट के लिए टेस्ट दिया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर एक प्लेयर हैरान होते हुए बोला, लगता है सार्थक ने ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली है, तभी वो आज इतना खुश है। इसके साथ साथ दूसरे रूम्स में से प्लेयर्स के प्रैक्टिस करने की आवाजें आ रही थी। विद्युत इन 2 दिनों में अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला था। अब मार्शल आर्ट प्लेयर्स को प्रैक्टिस करते हुए करीब 5 दिन हो गए थे। सार्थक अभी सिर्फ 17 साल का था और उसने ब्लैक बेल्ट हासिल भी कर ली थी। सचमुच सार्थक बहुत टैलेंटेड है, एक प्लेयर उसकी तारीफ करते हुए बोला। अब मुझे अभिमन्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अब मेरे पास भी ब्लैक बेल्ट है, मुझे किसी का डर नहीं, सार्थक ने कहा। सार्थक इस वक्त अपने रूम से बाहर हॉल की तरफ जा रहा था। रास्ते में आने वाले सभी प्लेयर्स की नजरों में अब उसके लिए रिस्पेक्ट नजर आ रही थी। तभी अंगद उसके पास आया और बोला, कांग्रेचुलेशन सार्थक, अब तुम्हारे पास भी ब्लैक बेल्ट है। सार्थक इस वक्त धीमे से मुस्कुरा रहा था। अंगद में भी काफी बदलाव आया था। अब वो ब्राउन बेल्ट के पीक लेवल पर पहुंच गया था। कुछ वक्त और मेहनत करने के बाद वो भी आसानी से ब्लैक बेल्ट हासिल कर सकता था। कुछ देर आपस में बातें करने के बाद अचानक अंगद सार्थक को रूम नंबर 10 की तरफ ले आया और धीमी आवाज में उसके कानों में कुछ बड़बड़ाने लगा। अंगद की बात सुनकर सार्थक हैरान होते हुए बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? अंगद की बात सुनने के बाद सार्थक की नजरें रूम नंबर 10 पर थीं। वो लोग जब से मिशन से वापस लौटे थे तब से विद्युत अपने रूम में ही था। किसी को नहीं पता था कि विद्युत ने अपने जीते हुए बैटल पॉइंट्स का क्या किया। सिर्फ शिवन्या और आलोक जानते थे कि सिर्फ एक विद्युत ही था जिसने अभी तक अपने बैटल पॉइंट्स को यूज नहीं किया था। तो फिर आखिर विद्युत अपने रूम में कर क्या रहा था? क्या वो बिना मेडिसिनल हर्ब्स और इम्यूनिटी पिल्स लिए ही प्रैक्टिस कर रहा था? अगर उसने अपने कुछ बैटल पॉइंट्स को मेडिसिनल हर्ब्स के साथ एक्सचेंज किया होता तो शायद उसे हायर लेवल पर पहुंचने में आसानी होती। यहां विद्युत अपने रूम में अंधेरा करके बैठा हुआ था। उसके रूम में इस वक्त चारों तरफ शांति छाई थी। वो धीरे धीरे अपनी ही सांसों की आवाज को महसूस कर रहा था। कुछ दिन पहले ही विद्युत ने घर से लाए हुए आखिरी मेडिसिनल हर्ब्स को भी इस्तेमाल कर लिया था। फिलहाल तो विद्युत को अपनी शक्तियों से महसूस हो रहा था कि वो ब्लैक बेल्ट हासिल करने के आधे रास्ते तक पहुंच चुका था। इसके बाद अचानक विद्युत ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोली और खुद से ही बातें करते हुए कहा, अगले 2 दिनों में मुझे नहीं लगता कि मैं प्रैक्टिस करने के बाद भी ब्लैक बेल्ट हासिल कर पाऊंगा। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि विद्युत ने किसी भी मेडिसिनल हर्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया था। क्या वो सब कुछ अपने बलबूते पर कर रहा था? सब जानते थे कि ब्राउन बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक आने का सफर बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए ज्यादातर प्लेयर्स ब्राउन बेल्ट पर आकर ही हार मान लेते थे। वो कभी ब्लैक बेल्ट तक पहुंच ही नहीं पाते थे और सार्थक जैसे कुछ प्लेयर्स मेडिसिनल हर्ब्स का सहारा लेते थे। विद्युत इस वक्त अपने रूम में था कि तभी उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। विद्युत, अभी के अभी अपने रूम से बाहर निकलो, मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूं। चैलेंज? विद्युत ने मन ही मन कहा। वो अपनी जगह से उठा और रूम से बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि इस वक्त उसके रूम के बाहर बहुत से प्लेयर्स जमा हो गए हैं और उसे एक ब्राउन बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर चैलेंज कर रहा है। वो प्लेयर विद्युत को हराकर उसका रूम हासिल करना चाहता था ताकि उसे भी बेटर फैसिलिटी और अच्छा खाना मिल सके। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूं, विद्युत ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा। अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। ड्रैगन सोरिंग थ्रू द स्काई। विद्युत के अपोनेंट ने अचानक हाई लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके विद्युत पर अटैक कर दिया। यहां विद्युत अपना एक हाथ पॉकेट में डालें
चुपचाप सीना तानकर अपने अपोनेंट के सामने खड़ा हुआ था और फिर उसने अचानक अपने दूसरे हाथ को हवा में घुमाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारी विद्युत की इनर स्ट्रेंथ उसकी एक उंगली में इकट्ठा हो गई और फिर उसने अपने अपोनेंट पर अटैक कर दिया। अचानक वो लड़का विद्युत पर अटैक करने से पहले ही दूर जमीन पर जाकर गिरा। कुछ ही सेकंड में विद्युत ने उसे बिना छुए हरा दिया था। फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। विद्युत की इनर स्ट्रेंथ तो कमाल की है, एक प्लेयर ने हैरान होते हुए कहा। विद्युत बहुत स्ट्रांग है, इसे चैलेंज करने से पहले हमें 10 बार सोचना होगा, दूसरे प्लेयर ने कहा। अब प्लेयर्स के अकॉर्डिंग विद्युत की स्ट्रेंथ को टॉप 3 मार्शल आर्ट प्लेयर्स के साथ कंपेयर किया जा सकता था। वाओ, विद्युत तुम तो बहुत स्ट्रांग हो गए हो, अंगद दूर खड़ा धीमे से मुस्कुराते हुए बोला। सार्थक इस वक्त उसके बगल में ही खड़ा हुआ था। विद्युत ने जैसे ही सार्थक की तरफ देखा तो वो दंग रह गया। सार्थक ने इस वक्त ब्लैक बेल्ट पहनी हुई थी। उसने कुछ ही दिनों में ब्लैक बेल्ट भी हासिल कर ली थी। इस बात से कई प्लेयर्स शॉक में थे। उन दोनों की नजरें जैसे ही एक दूसरे से टकराई तो ऐसा लगा मानो वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। जंगल में भी सार्थक विद्युत के बैटल पॉइंट्स लेना चाहता था, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया था। सार्थक विद्युत को देखकर धीमे से मुस्कुराने लगा, लेकिन विद्युत ने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी वो अभी तक नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंचा था और इस बात को लेकर विद्युत बहुत गुस्से में था। वो किसी पर बेवजह गुस्सा निकालना नहीं चाहता था। तभी सार्थक विद्युत को छेड़ते हुए बोला, विद्युत तुमने मिशन पर सबसे ज्यादा बैटल पॉइंट्स हासिल किए थे और फिर भी अब तक तुम ब्लैक बेल्ट तक नहीं पहुंच पाए। मैं भी तो देखूं तुमने अकेले उस डाकू को कैसे मारा था। सार्थक इस वक्त विद्युत को फाइट के लिए उकसा रहा था। तभी अंगद उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, रुको, पहले मुझे इससे बदला लेना है। अंगद को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर विद्युत ने बेरुखी से कहा, तुम मेरा कंपटीशन नहीं हो। मैं बेवजह तुम्हारे साथ फाइट करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। भले ही विद्युत ब्लैक बेल्ट हासिल करने के आधे रास्ते तक ही पहुंच पाया था, लेकिन अंगद के साथ उसका कोई मैच नहीं था। अंगद को लग रहा था कि वो विद्युत को इस बार सबक सिखाएगा, लेकिन शायद वो उसे चैलेंज करके गलती कर रहा था। विद्युत की बात सुनकर अंगद उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए बोला, हम कुछ दिन क्या नहीं मिले, तुम्हारा तो बिहेवियर ही बदल गया। तुम इतने दिन से अपने रूम में कर क्या रहे थे? मैं भी तो देखूं जरा, तुम में क्या बदलाव आया है। इतना कहकर अंगद ने क्लाउड शैटरिंग फिस्ट का इस्तेमाल करके विद्युत पर अटैक कर दिया। हैया! तभी विद्युत ने उसके अटैक से खुद को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करते हुए कहा, हैया! अचानक विद्युत की बॉडी से एक अलग सी रोशनी निकलने लगी, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। अंगद विद्युत पर अटैक करना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही विद्युत के हाथ से निकलती हुई रोशनी अंगद के सीने से जा टकराई। विद्युत ने अभी अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसकी वजह से अंगद एक दूर पेड़ से जा टकराया और जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगर विद्युत अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ और स्टार फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता तो शायद अंगद का भी उन डाकुओं जैसा हश्र होता। ये इसने कैसे किया? अभी तक तो इसके पास ब्लैक बेल्ट भी नहीं है। सार्थक ये कहते हुए अंगद की तरफ भी देख रहा था। उसका चेहरा इस वक्त पीला पड़ता जा रहा था। यहाँ बेचारा अंगद बेहोशी की हालत में जमीन पर बेहाल पड़ा हुआ था। उसने इस बार विद्युत को चैलेंज करके अच्छा नहीं किया था। विद्युत ने तो अंगद को एक ही अटैक में हरा दिया, एक प्लेयर ने कहा। यह सुनकर सार्थक ने विद्युत को घूरते हुए देखा और कहा, जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन तुम फिर भी मुझे हरा नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद सार्थक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विद्युत की तरफ बढ़ने लगा। अब ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बाद सार्थक का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। सार्थक की बात सुनकर विद्युत ने बेरुखी से कहा, ठीक है, मैं तुमसे भी फाइट करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर सार्थक ने अचानक विद्युत पर अटैक कर दिया। फाइनल विंड पाम टेक्निक। सार्थक ने इस वक्त अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था।
जिसकी वजह से हवा में एक सिल्वर कलर की रोशनी विद्युत की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर विद्युत ने कहा, वन लाइन स्टार फिंगर टेक्निक। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। अचानक उन दोनों के हाथों से निकलती हुई रोशनी आपस में जा टकराई। उन दोनों के बीच फाइट होती हुई देखकर बाकी सभी प्लेयर्स कुछ कदम पीछे हट गए थे। स्टार फिंगर टेक्निक। अचानक विद्युत ने दोबारा सार्थक पर अटैक कर दिया। अब वो अपनी शक्तियों की वजह से सार्थक के दिल की धड़कनों को भी महसूस कर पा रहा था। हैया! विद्युत की स्टार फिंगर टेक्निक अब 5वें लेवल पर पहुंचने ही वाली थी। उसकी उंगली से लगातार रोशनी निकलती हुई देखकर सब लोग हैरान रह गए। विद्युत बिना अपनी जगह से हिले सार्थक पर लगातार अटैक कर रहा था। उसका अटैक बहुत ही पावरफुल था। यहां दूसरी तरफ सार्थक भी कुछ कम नहीं था। वो भी इस वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। क्या विद्युत एक ब्लैक बेल्ट प्लेयर से जीत पाएगा? क्या होगा इन दोनों के बीच की तकरार का अंजाम? सार्थक अब ब्लैक बेल्ट प्लेयर बन चुका था, इसलिए उसके पास जीतने के ज्यादा चांसेस थे। वो विद्युत पर अपनी अलग अलग टेक्निक्स के साथ अटैक कर रहा था। भले ही सार्थक के अटैक्स बहुत जानलेवा थे, लेकिन विद्युत अपनी स्टार फिंगर टेक्निक की मदद से उसके सभी अटैक्स को डिफेंड कर रहा था। अगर स्पीड की बात की जाए तो विद्युत की अटैकिंग स्पीड सार्थक से ज्यादा थी। विंड ब्रेकिंग स्काई टेक्निक। अचानक सार्थक ने यह कहा और फिर विद्युत पर अटैक कर दिया। सबने देखा कि एक तेज हवा का झोंका विद्युत की तरफ ही बढ़ रहा था। यह देखकर विद्युत ने कहा, मिस्टीरियस विंड पाम टेक्निक। इस बार भी हर बार की तरह जंगल में मौजूद उस लड़की की तस्वीर विद्युत की आंखों के सामने घूमने लगी थी। अब उसकी शक्तियां पहले से बढ़ गई थी। देखते ही देखते सार्थक और विद्युत आपस में टकराए। विद्युत ने बड़ी ही बहादुरी से सार्थक के विंड ब्रेकिंग स्काई अटैक से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। सार्थक को इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो हैरान होते हुए बोला, ये किस तरह की टेक्निक है? ज्यादातर प्लेयर्स को इस टेक्निक के बारे में नहीं पता था। विद्युत भी इस टेक्निक का असली नाम नहीं जानता था। उसने तो बस जंगल में मौजूद उस लड़की को देखकर इस टेक्निक को सीखना शुरू किया था और खुद से ही इसे मिस्टीरियस विंड पाम टेक्निक का नाम दे दिया था। फ्लोइंग विंड स्टांस टेक्निक। इसके बाद विद्युत ने सार्थक पर अपनी दूसरी टेक्निक से अटैक किया। इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए ऐसा लग रहा था मानो विद्युत हवा में उड़ रहा हो। इतनी सारी फाइट्स के बाद विद्युत अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। कभी वो मिस्टीरियस विंड पाम टेक्निक से सार्थक पर अटैक करता, तो कभी अपनी स्टार फिंगर टेक्निक से। वो दोनों लगातार एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। देखते ही देखते उनके अटैक्स की गिनती 30 तक पहुंच गई। विद्युत की इनर स्ट्रेंथ और बढ़ती जा रही थी। एक ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर के साथ फाइट करना किसी भी प्लेयर के लिए छोटी बात नहीं थी। सार्थक से फाइट के दौरान विद्युत का हिडन पोटेंशियल सामने आने लगा था। अब विद्युत की मेटल वॉल टेक्निक 5th लेवल पर पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से विद्युत आसानी से सार्थक के अटैक्स को डिफेंड कर पा रहा था। ऐसे ही एक दूसरे पर अटैक करते हुए उन्हें करीब आधा घंटा हो चुका था। उनके अटैक्स की गिनती भी करीब 100 के पार हो चुकी थी। दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब तो सार्थक और विद्युत को थकान भी महसूस होने लगी थी। तभी विद्युत को महसूस हुआ कि उसकी इनर स्ट्रेंथ में कुछ बदलाव आए हैं और वो हैरान होते हुए अपने हाथों की तरफ देखने लगा। शायद अब विद्युत ब्लैक बेल्ट हासिल कर सकता था। अचानक विद्युत सार्थक से कुछ कदम दूर होते हुए बोला, बस ये फाइट यही खत्म होती है। इतना कहकर वो झट से अपने रूम के अंदर चला गया। फाइट के दौरान सब साफ साफ देख पा रहे थे कि धीरे धीरे विद्युत सार्थक पर भारी पड़ने लगा था। सार्थक भी काफी थक चुका था और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। विद्युत ने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। यहाँ रूम नंबर 1 के दरवाजे पर खड़ा अभिमन्यु अपने हाथ फोल्ड किए आराम से ये सब देख रहा था। अभिमन्यु, तुम्हें इन दोनों की फाइट देखकर कुछ समझ आया? एक प्लेयर ने अभिमन्यु से सवाल करते हुए कहा। मेरे हिसाब से भले ही सार्थक ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुका हो, लेकिन
मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। हाँ, अगर ये विद्युत ब्लैक बेल्ट तक पहुंच गया तो मुझे कड़ी टक्कर दे सकता है, अभिमन्यु ने कहा। अभिमन्यु भी इस वक्त ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बाद कड़ी प्रैक्टिस करते हुए अपनी इनर स्ट्रेंथ को और स्टेबल कर रहा था। उसमें भी इस दौरान काफी बदलाव आए थे। फाइट खत्म होते ही सभी प्लेयर्स अपने अपने रूम्स में वापस चले गए और यहाँ रूम नंबर 10 में विद्युत के रूम का दरवाजा अब भी बंद था। विद्युत अंदर आकर चौकड़ी मारते हुए जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करने लगा। सार्थक के साथ फाइट करने के बाद उसे खुद में कुछ बदलाव नजर आने लगे थे। विद्युत का बॉडी टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आज रात विद्युत ने कड़ी मेहनत की और फिर देखते ही देखते स्टार फिंगर टेक्निक की मदद से उसने अपनी बॉडी से खुद की इनर स्ट्रेंथ को अपने सोल की तरह अलग कर लिया। ये सिलसिला कुछ सेकंड तक चला। अब विद्युत आसानी से ब्लैक बेल्ट के लिए टेस्ट दे सकता था। उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैंने कर दिखाया, विद्युत एक्साइटेड होते हुए बोला। उसने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर स्टार फिंगर टेक्निक की मदद से अपनी इनर स्ट्रेंथ को बॉडी से अलग करने की कोशिश करने लगा। अचानक एक सफेद रंग की रोशनी उसके शरीर से बाहर निकल गई और फिर कुछ सेकंड्स बाद देखते ही देखते दोबारा उसके शरीर में समा गई। अब विद्युत अपनी इनर स्ट्रेंथ से किसी भी ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर को चुटकियों में हरा सकता था। अब जाकर विद्युत को महसूस हुआ कि ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर्स कितने पावरफुल होते हैं। अगला दिन भी विद्युत ने प्रैक्टिस में लगा दिया और उसने जब जब स्टार फिंगर टेक्निक को दूसरी टेक्निक के साथ इस्तेमाल किया तो उसकी स्ट्रेंथ 2 गुनी हो गई। एक ही दिन में विद्युत की मेटल वॉल टेक्निक भी 5th लेवल के पीक पर पहुंच चुकी थी। वो जल्द ही मेटल वॉल टेक्निक के भी 6th लेवल पर पहुंचने वाला था। मेटल वॉल टेक्निक को 7 लेवल्स में डिवाइड किया गया था। 6th लेवल पर पहुंचकर विद्युत अपनी इनर स्ट्रेंथ से अपने आसपास एक ऐसा शील्ड तैयार कर सकता था जिसे ब्लैक बेल्ट और उससे ताकतवर प्लेयर्स भी तोड़ नहीं पाएंगे। और तो और मेटल वॉल टेक्निक के 7th लेवल पर पहुंचने पर किसी भी मार्शल आर्ट प्लेयर की बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। फिर विद्युत भी राहुल की तरह स्ट्रॉन्ग दिखने लगेगा। विद्युत अपने रूम में बैठा मेटल वॉल टेक्निक के बारे में सोच रहा था। विद्युत को उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसके 6th और 7th लेवल में कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक उसे शिवन्या के दादाजी का ख्याल आया। उन्होंने जब डील के दौरान एक दूसरे की टेक्निक्स को एक्सचेंज किया था तो जरूर दादाजी ने कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास ही रख ली होगी। फिलहाल तो विद्युत ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो इस वक्त ब्लैक बेल्ट के लिए एक्साइटेड था। अगले दिन उसने दोपहर को टेस्ट दिया और फिर फौरन ब्लैक बेल्ट भी हासिल कर ली। अब वो एक ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर बन चुका था। उसे ब्राउन बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी। देखते ही देखते 7 दिन कब बीत गए विद्युत को पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब वो उठा तो मुस्कुराते हुए बोला, होली मार्शल आर्ट, इसे किस्मत ने मेरे लिए चुना है। विद्युत आज बहुत एक्साइटेड था। उसे पहले और दूसरे ऑप्शन में से एक को चुनना था और अब वो ऑप्शंस को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं था। कुछ देर बाद वो रेडी होकर हॉल में आ गया। तभी गार्ड विद्युत को देखते हुए बोला, क्या तुमने अपना डिसीजन ले लिया है? हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं होली मार्शल आर्ट टेक्निक को चुनूंगा। यह सुनने के बाद वो गार्ड हैरान होते हुए बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं इस वक्त बहुत सीरियस हूं, विद्युत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला। गार्ड को यकीन नहीं था कि विद्युत होली मार्शल आर्ट को सीखना चाहता है। वो विद्युत के डिसीजन से बहुत इंप्रेस हुआ था। विद्युत ने इतने कम वक्त में ही ब्लैक बेल्ट भी हासिल कर ली थी। जरूर उसमें कुछ तो बात थी जो वो होली मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। विद्युत का डिसीजन सुनने के बाद वो गार्ड विद्युत से बोला, ठीक है, मेरे पीछे आओ। और फिर वो विद्युत को एक रहस्यमय दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। वो लोग इस वक्त अकेडमी के बेसमेंट में पहुंच चुके थे। वहां दरवाजे पर 2 मार्शल आर्ट प्लेयर्स गार्ड्स की ड्यूटी कर रहे थे। ये नया मार्शल आर्ट प्लेयर है जो अपने बैटल पॉइंट्स के साथ होली मार्शल आर्ट को एक्सचेंज करना चाहता है, शिवा के पर्सनल गार्ड ने कहा।
उसकी बात सुनकर दरवाजे पर खड़े गार्ड्स हैरान रह गए। तभी उन गार्ड्स में से एक गार्ड झट से बोला, हम बिना गोल्डन और सिल्वर टोकन के लाइब्रेरी को ओपन नहीं कर सकते। यह सुनकर गार्ड ने उन्हें गोल्डन टोकन दिखा दिया। जिस किसी के भी पास वो टोकन था वो लोग शिवा के खास गार्ड्स में से थे, और वैसे भी शिवा इस वक्त एक बहुत जरूरी काम में बिजी था, इसलिए एकेडमी के सभी प्लेयर्स की देखभाल गार्ड्स ही कर रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला तो विद्युत वहां की दीवारों की तरफ देखने लगा। वो धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन विद्युत ने एक बात नोटिस की कि वहां एक भी खिड़की नहीं थी। वहां बस बड़े बड़े दरवाजे थे जो कि बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। इस जगह पर तो कोई भी आसानी से गुम हो सकता है, विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। इसके बाद गार्ड उनमें से एक दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर उसने उस टोकन से दरवाजा खोल दिया। विद्युत, अंदर जाकर तुम सिर्फ एक होली मार्शल आर्ट की किताब को ही चुन सकते हो। इतना कहकर उस गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया और वो विद्युत के साथ उस रहस्यमयी लाइब्रेरी के अंदर आ गया। वहां चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन विद्युत अपनी शक्तियों की वजह से अंधेरे में भी साफ साफ देख पा रहा था। उसने देखा कि वहां एक शेल्फ पर किताबों पर कुछ चिट्स चिपकी हुई है। उन चिट्स पर सभी होली मार्शल आर्ट टेक्निक्स के नाम लिखे हुए थे, जैसे कि इल्यूजन विंड टेक्निक, ब्लड गोल्ड पाम टेक्निक, हेवनली डिमोनिक क्लॉ टेक्निक, स्काई डोमिनेशन और सिल्वर वॉल टेक्निक। हर स्लिप पर बेहतरीन से बेहतरीन होली मार्शल आर्ट टेक्निक्स का नाम लिखा हुआ था। ये सभी होली मार्शल आर्ट टेक्निक्स है। एक बार तुमने अपनी मनचाही टेक्निक को चुन लिया तो तुम इस किताब की कॉपी को अपने पास 7 दिन तक रख सकते हो। 7 दिन बाद तुम्हें इसे वापस लौटाना होगा। इस 7 दिन में तुम जितना चाहो उतना किताब की मदद से होली मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन 7 दिन खत्म होते ही तुम्हें वो किताब हमें वापस लौटानी होगी, गार्ड ने विद्युत को समझाते हुए कहा। अब विद्युत जान गया था कि ये लाइब्रेरी भी बिल्कुल उसकी पुरानी एकेडमी की रहस्यमयी लाइब्रेरी जैसी ही थी, जहां उसे खाली किताबें ही देखने को मिली थी। चिट्स पर सिर्फ टेक्निक का नाम और उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया था। विद्युत अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ पर भी असली किताबों को नहीं रखा गया है। किसी एक होली मार्शल आर्ट टेक्निक को चुनने के बाद गार्ड उसे वो किताब लाकर देने वाला था। न जाने विद्युत इस बार कौन सी किताब चुनेगा। क्या वो होली मार्शल आर्ट सीखने में कामयाब हो पाएगा? कैसा होगा विद्युत का ये सफर? जानने के लिए सुनते रहिए। अब विद्युत एक एक करके सभी टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहा था। इल्यूजन विंड टेक्निक, इस टेक्निक की मदद से विद्युत खुद का क्लोन तैयार कर सकता था। ऐसे में उसके अपोनेंट को वो डबल दिखाई देने लगेगा। इतना ही नहीं, बल्कि अगर विद्युत इस टेक्निक के हाई लेवल पर पहुंच गया तो वो अपने जैसे दिखने वाले करीब 9 क्लोन्स तैयार करके कुछ पल के लिए अपने अपोनेंट को चकमा दे सकता था। इसके लिए प्लेयर्स के पास ब्लैक बेल्ट होना बहुत जरूरी था। दूसरी टेक्निक का नाम ब्लड गॉड पाम टेक्निक, जिसकी मदद से वो अपने अपोनेंट को चुटकियों में मिट्टी में मिला सकता था। तीसरी टेक्निक का नाम हेवनली डिमोनिक क्लॉ था। इसकी मदद से विद्युत लोहे को भी 2 टुकड़ों में बांट सकता था। इतना ही नहीं, बल्कि इस टेक्निक के पीक लेवल पर पहुंचने के बाद तो कोई भी प्लेयर आसानी से किसी भी खतरनाक से खतरनाक हथियार को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकता था। सभी टेक्निक्स के बारे में पढ़ने के बाद विद्युत काफी कंफ्यूज था कि उसे कौन सी मार्शल आर्ट टेक्निक चुननी चाहिए। इन सभी के मुकाबले में उसने अब तक जो टेक्निक सीखी थी वो कुछ भी नहीं थी। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अचानक विद्युत की नजर सिल्वर वॉल टेक्निक पर पड़ी और वो एक्साइटेड होते हुए बोला, ये तो सिल्वर वॉल टेक्निक है। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी मेटल वॉल टेक्निक कुछ सिल्वर वॉल टेक्निक से मेल खाती थी। सिल्वर वॉल टेक्निक एक बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक है, जिससे किसी भी प्लेयर की डिफेंसिव स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ जाती है। अगर इसके पीक लेवल पर इस्तेमाल किया जाए तो आग भी विद्युत का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद विद्युत ये तो समझ गया था कि मेटल वॉल टेक्निक सिल्वर वॉल टेक्निक जैसी ही है, पर सिल्वर वॉल टेक्निक उससे कई गुना पावरफुल थी। अगर मैंने इस टेक्निक को सीखा तो आग भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आखिर ये किस तरह की होली मार्शल आर्ट टेक्निक है?
जिससे मेरी बॉडी पर आग का भी असर नहीं होगा। विद्युत हैरान होते हुए मन ही मन बड़बड़ाया। सिल्वर वॉल टेक्निक बहुत ही खतरनाक टेक्निक थी। मेटल वॉल टेक्निक सीखने के बाद विद्युत ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे सिल्वर वॉल टेक्निक को चुनना चाहिए या नहीं। इसलिए उसने गहरी सांस ली और वहां लगी दूसरी चिट्स की तरफ देखने लगा। विद्युत वहां रखी सभी किताबों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि वहां पर ज्यादातर ऑफेंसिव स्किल्स की किताबें रखी गई थीं, जिनमें से सिर्फ 2 किताबें ही ऐसी थी जिन्हें चुनकर एक प्लेयर बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स को सीख सकता था। उन किताबों में से एक सिल्वर वॉल टेक्निक थी। ऑफेंसिव स्किल्स को सीखना कोई आसान काम नहीं है, विद्युत ने खुद से बातें करते हुए कहा। इस वक्त उसके दिमाग में 4 मार्शल आर्ट टेक्निक्स के नाम घूम रहे थे। पहला फ्लोइंग विंड स्टांस, दूसरा टोर्नेडो स्टांस, तीसरा पार्शियल विंड स्टांस और चौथा बर्निंग विंड स्टांस। इन टेक्निक्स को ही सीखने में विद्युत को लंबा वक्त लगने वाला था, इसलिए उसने एक गहरी सांस लेकर सिल्वर वॉल टेक्निक को चुनना सही समझा। जब गार्ड ने विद्युत से पूछा तो विद्युत ने कहा, मैं सिल्वर वॉल टेक्निक को चुनता हूं। उसकी बात सुनकर गार्ड हैरान रह गया। वो आज से पहले बहुत से प्लेयर्स को इस लाइब्रेरी में लेकर आया था। ज्यादातर प्लेयर्स ऑफेंसिव स्किल्स को ही चुनते थे, जैसे कि ब्लड गॉड पाम टेक्निक और हेवनली डिमोनिक क्लॉ टेक्निक। सब अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने ये टेक्निक सीख ली तो वो किसी भी प्लेयर को आसानी से हरा सकते थे। विद्युत ने बहुत सोच समझकर सिल्वर वॉल टेक्निक को चुना था। विद्युत के डिसीजन को देखकर गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक चुनना काफी अक्लमंदी का काम है, लेकिन जैसे जैसे इसके लेवल्स बढ़ते हैं ये और भी मुश्किल हो जाती है। दूसरी टेक्निक्स के मुकाबले ये काफी टफ है। वो गार्ड विद्युत के डिसीजन से काफी खुश था। विद्युत अच्छी तरह जानता था कि किसी भी टेक्निक को सीखने के लिए बॉडी में स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। अगर प्लेयर की बॉडी स्ट्रांग होगी तो वो आसानी से कोई भी स्किल और टेक्निक को सीख लेगा। अब वो गार्ड एक खुफिया दरवाजे से होते हुए रूम के अंदर चला गया और फिर वो सिल्वर वॉल टेक्निक की किताब लेकर बाहर आते हुए विद्युत से बोला, ये सिल्वर वॉल टेक्निक की किताब है। विद्युत ने जैसे ही उस किताब को खोलकर देखा तो वो काफी हद तक मेटल वॉल टेक्निक से मेल खा रही थी, लेकिन उसमें हर टेक्निक को और भी बारीकी से समझाया गया था। विद्युत, तुम्हें इसे 7 दिन बाद वापस करना होगा और तुम इस किताब को किसी और प्लेयर के साथ शेयर नहीं कर सकते, वरना तुम्हें एकेडमी के रूल्स तोड़ने पर कड़ी सजा मिलेगी। गार्ड ने विद्युत को वार्निंग देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं इस किताब को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए विद्युत सिल्वर वॉल टेक्निक की किताब के हर पन्ने को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। कुछ ही पलों में विद्युत ने किताब के सभी पन्नों को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया था। फिर उसने वो किताब वापस गार्ड को थमा दी। विद्युत की रीडिंग स्पीड देखकर गार्ड हैरान होते हुए बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किताब 7 दिन तक अपने पास रखनी होगी, तभी तो तुम होली मार्शल आर्ट टेक्निक सीख पाओगे। मैंने इसे याद कर लिया है, अब मुझे किताब की जरूरत नहीं है, विद्युत मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात सुनकर गार्ड हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो विद्युत के पास अनोखी शक्तियां हों। गार्ड्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर विद्युत को हंसी आने लगी थी। गार्ड ने पहले बहुत से मार्शल आर्ट प्लेयर्स को देखा था जो काफी हद तक चीजों को याद रख सकते थे, लेकिन आज पहली बार उसका सामना 15 साल के लड़के से हुआ था, जिसने पलक झपकते ही पूरी किताब को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया था। उस किताब में बहुत सी पिक्चर्स थी जिन्हें समझने के लिए किसी भी मार्शल आर्ट प्लेयर को ज्यादा वक्त की जरूरत पड़ती। छोटी से छोटी गलती भी प्लेयर को पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। गार्ड के अकॉर्डिंग कोई जीनियस ही ऐसा कर सकता था। क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम्हें यह किताब नहीं चाहिए? गार्ड ने एक बार फिर विद्युत से पूछा। ये सुनकर विद्युत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसके बाद गार्ड ने विद्युत को लाइब्रेरी से बाहर भेज दिया और हंसते हुए बोला, जब शिवा सर को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। गार्ड अच्छी तरह से जानता था कि विद्युत ने किताब के हर पन्ने को याद कर लिया था, वरना कोई प्लेयर इस तरह किताब लेने से मना क्यों करेगा, वो भी 100 पॉइंट्स गंवाने के बाद। बेसमेंट से बाहर आने के बाद विद्युत ट्रेनिंग विला में वापस आ गया। वो जैसे ही अपने रूम के पास पहुंचा तो शिवन्या और आलोक वहां खड़े उसका इंतजार कर रहे थे।
उसे खाली हाथ देखकर वो लोग हैरान रह गए और फिर शिवन्या झट से बोली, विद्युत, तुम तो उस रहस्यमय लाइब्रेरी में गए थे ना, तो फिर तुम खाली हाथ वापस क्यों आ गए? ये सुनकर विद्युत झट से बोला, ये एक सीक्रेट है। उसके चेहरे पर इस वक्त हल्की सी मुस्कुराहट थी और फिर वो चुपचाप अपने रूम के अंदर चला गया। वो किसी को भी बताना नहीं चाहता था कि उसने होली मार्शल आर्ट की किताब चुन ली थी। अब रूम 10 में विद्युत एक बार फिर चौकड़ी मारकर जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करते हुए सिल्वर वॉल टेक्निक के कंटेंट्स को याद करने लगा। वो कंटेंट्स को याद करते हुए इस टेक्निक को बार बार मेटल वॉल टेक्निक के साथ कंपेयर कर रहा था। मेटल वॉल टेक्निक तो सचमुच इससे कई गुना आसान थी, विद्युत ने कहा। विद्युत इस वक्त बहुत एक्साइटेड लग रहा था। वो जल्द से जल्द सिल्वर वॉल टेक्निक सीखना चाहता था। विद्युत अच्छी तरह जानता था कि सिल्वर वॉल टेक्निक को सीखने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक होली मार्शल आर्ट टेक्निक थी। विद्युत को एक फायदा था, वो पहले ही मेटल वॉल टेक्निक को काफी हद तक सीख चुका था और उसे सीखकर उसने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर ली थी, जिससे उसे सिल्वर वॉल टेक्निक सीखने में मदद मिलने वाली थी। सिल्वर वॉल टेक्निक को 11 लेवल्स में डिवाइड किया गया था। पहले 3 लेवल्स मेटल वॉल टेक्निक की तरह ही थे, जिनमें की बॉडी स्ट्रेंथनिंग पर फोकस किया गया था। 4th से 6 लेवल पर पहुंचने पर प्लेयर की बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसके बाद 7 से लेकर 9 लेवल पर पहुंचने पर प्लेयर अपने ऑर्गन्स को पावरफुल बना सकता था। अगर प्लेयर 9th लेवल तक पहुंच गया तो वो दूर से आते हुए 10 तीर का भी सामना आसानी से कर सकता था। 10वें लेवल पर पहुंचने पर प्लेयर की बॉडी पूरी तरह से बदल जाएगी। ये सब सोचकर ही विद्युत की आंखों में एक्साइटमेंट झलकने लगी थी। अगर विद्युत सिल्वर वॉल टेक्निक के 10th लेवल तक पहुंच गया तो वो होली मार्शल आर्ट पाथ पर पहुंच जाएगा। अब विद्युत नए नए सपने देखने लगा था। वो इस वक्त बिल्कुल खुश था। उसका होली मार्शल आर्ट टेक्निक को चुनने का डिसीजन बिल्कुल सही था। वो बॉडी स्ट्रेंथनिंग पर काम करके और पावरफुल बन सकता था। 11th लेवल पर पहुंचने पर प्लेयर को अपनी बॉडी में कुछ अनोखे चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में एक प्लेयर की बॉडी परफेक्ट हो जाती है, जिसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अपनी आंखों के सामने आते हुए किताब के पन्ने पर लिखे अक्षरों को पढ़ते हुए विद्युत के दिल की धड़कनें अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। विद्युत ने एक गहरी सांस ली और फिर इस टेक्निक को मेटल वॉल टेक्निक के 7th लेवल से कंपेयर करने लगा। मुझे लगता है कि मेटल वॉल टेक्निक के कुछ लेवल्स मिसिंग हैं। शायद शिवन्या के दादाजी ने किताब के कुछ पन्नों को फाड़ दिया होगा ताकि मैं होली मार्शल आर्ट तक ना पहुंच सकूं, विद्युत ने सोचते हुए कहा। अब विद्युत को लगने लगा था कि दादाजी के पास जरूर सिल्वर वॉल टेक्निक की भी किताब होगी, लेकिन उन्होंने वो किताब विद्युत को नहीं दी। आखिर शिवन्या के दादाजी विद्युत के साथ ऐसा क्यों करेंगे? विद्युत के पास फिलहाल तो इन सभी सवालों का कोई जवाब नहीं था और ना ही वो इन बातों पर ध्यान देना चाहता था। तभी विद्युत ने एक गहरी सांस ली और एक्साइटेड होते हुए आगे कहा, मुझे सिल्वर वॉल टेक्निक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर देखते ही देखते वो प्रैक्टिस करने में मगन हो गया। करीब 3 घंटे बाद उसने बड़ी ही आसानी से सिल्वर वॉल टेक्निक के पहले 3 लेवल्स को क्रॉस कर लिया था। ये 3 लेवल्स पार करने के बाद विद्युत की खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका हो। क्या विद्युत सिल्वर वॉल टेक्निक को सीख पाएगा? क्या उसने होली मार्शल आर्ट को चुनकर सही फैसला लिया था? न जाने अब विद्युत को इस टेक्निक को सीखने के लिए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।